प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, मतलब इस साथ में ही हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, मतलब फोकस करेंगे कि जो परीक्षा रिलेटेड चीज़ें हैं, रिलेवेंट चीज़ें, वो आपकी तैयार हो जाएं। हिंदी में कहेंगे लाभ, हानि और छूट, लाभ, हानि और छूट, मतलब हम साथ में ही कवर कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरह से एक व्यावसायिक कॉन्सेप्ट होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, वह उसको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती है। मैंने जब भी किसी क्लास में लाभ हानि पढ़ाया तो मैंने कहा खुद को रियलाइज करो कि आप एक शॉपकीपर हो, दुकानदार हो। जब तक आप दुकानदार की तरह अपने आप को फील नहीं करोगे तब तक आपको लाभ हानि समझ में नहीं आएगी। हम लाभ हानि को अपने आप को एक दुकानदार मानकर ही कनेक्ट करें। जैसे अगर आप अपने आप को ग्राहक मान करके सोचोगे तो लाभ हानि आपको टच नहीं करेगा, फील नहीं कराएगा। कैसे? जैसे हम सब खुद के लिए सोचें कि हम जब कोई सामान खरीदते हैं, ध्यान से सोचिएगा, जब हम सब कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए एक दाम भुगतान करते हैं, मतलब एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर पे करते हैं। खरीदना मतलब एक प्रकार से उस वस्तु का उपयोग करना होता है, ठीक है। हमने देखा है कि आप सभी ने कोई वस्तु खरीदा है तो उसका उपयोग किया है, उसको बेचा नहीं है, इसलिए हम कभी भी लाभ हानि नहीं पा सकते हैं। लाभ हानि जैसे अगर हमने कोई सामान सपोज करो खरीद लिया है, और खरीदा मैंने भी है, खरीदा आपने भी, जैसे एक एग्जांपल से अगर इस टॉपिक की शुरुआत करें, थोड़ा सा यहीं से आप लोग अपने आप को कनेक्ट करिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टॉपिक एकदम कंफर्म हो जाएगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, दोनों को एक ही सामान की ज़रूरत थी, सपोज करो वह शर्ट है, शर्ट की डिमांड थी, दोनों को एक पार्टी में जाना था, शर्ट खरीदना था। ये पहला व्यक्ति एक बहुत बढ़िया दुकान है मार्केट में, उस दुकान पर पहुंचा, उसे एक शर्ट पसंद आई, शर्ट का दाम उस दुकानदार ने बताया कि 1,000 रुपये है। इस व्यक्ति की अपनी थोड़ी आदत है कि वह चाहता है सामान पर बार्गेनिंग करता है, मतलब छुड़वाता है, जैसे आपने सब भी किया होगा, हम सब ने किया है कि हम लोग दुकानदार से लड़ जाते हैं, बात करते हैं, खूब उससे अपना रिलेशंस बताते हैं, उसको भी बताते हैं कि हम रेगुलर आएंगे और आते हैं आपकी दुकान पर, आप इतनी मेरी क्रेडिट करो। तो हमने उस दुकानदार से बड़ी रिक्वेस्ट किया और उस शर्ट को जो 1,000 रुपये की थी उसको इसने 900 रुपये में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया भाई? 900 रुपये में पहले व्यक्ति ने खरीद लिया। दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन गया, उस दिन नहीं जा पाया किसी कारणवश, उस दुकानदार ने सेम वही शर्ट, सेम ब्रांड, सेम कलर, सेम साइज, सब कुछ था, और उसने उसी प्राइस को उसको भी बताया, मतलब बी को भी बताया, और कहा कि 1,000 की शर्ट है। 1,000 की शर्ट पर ये ज़्यादा भोल भाव नहीं करता है। उसने कहा कि ठीक है यार, देख लो, जो बन पाए दे दो, नहीं कोई बात नहीं। तो उसने उस शर्ट को 1,000 रुपये में ही खरीदा। करेक्ट है? दोनों ने शर्ट खरीदा, सेम कलर है, सेम साइज है, सेम ब्रांड है, सब कुछ एक जैसा है। इसने उसी शर्ट को 900 में खरीदा, उसने दूसरे व्यक्ति ने उसी शर्ट को कितने में खरीदा? 1,000 में खरीदा। अब दोनों मिल गए अगर पार्टी में तो निश्चित तौर पर चर्चा तो होगी ही, शर्ट एक जैसी है, तो दाम पूछा जाएगा कि भैया तुमने कितने में खरीदा, अगले ने कितने में खरीदा, मतलब एक डिस्कशन होगा। जब ये कहेगा कि यहाँ पर हमने तो 900 में खरीदा है, और ये जब कहेगा तो हमने 1,000 में खरीदा है, तो आपको क्या लगता है अगर आप उस समय एक पर्सन हो जिसके सामने दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो रही हो, तो आप किसको बताओगे कि फ़ायदा हुआ, किसको बताओगे कि नुकसान हुआ? क्या आप कह सकते हो कि किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है? मुझे कंफर्म करके बताइए। आशा करता हूँ इतना तो आप एक्सपेरिमेंटल हो ही सकते हैं, इतनी एनालिसिस आप कर सकते हैं कि 1,000 की शर्ट थी या कैसे भी, शर्ट तो वही चीज़ है, इसने 900 में खरीदा, इसने 1,000 में खरीदा, तो आपके मन में क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इसको फ़ायदा हो गया 100 रुपये का, इसको नुकसान हो गया 100 रुपये का? आपके मन में आ रहा है कि नहीं? मुझे कंफर्म करिए। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ए को तो फ़ायदा हो गया यार 100 का, क्योंकि उसने उसी शर्ट को 900 में खरीदा, जबकि बी को नुकसान हो गया क्योंकि उसने उसी शर्ट को 1,000 में खरीदा है। ये मन में आपके आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंफर्म कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोनों ने शर्ट को खरीदा है पहनने के पर्पज़ से, ना कि शर्ट को खरीदा है उसने बेचने के पर्पज़ से। अगर कोई पर्सन यहाँ पर चीज़ों को खरीद रहा है केवल उपयोग के लिए, तो वह कस्टमर कम कंज्यूमर ज़्यादा है, उपभोक्ता। जैसे हम सभी कोई सामान खरीदते हैं तो यूज करने के लिए खरीदते हैं, हम शर्ट को खरीदते हैं तो पहनने के लिए, हम दवाएं खरीदते हैं तो मेडिसिन हम अपनी रोग को दूर करने के लिए खरीदते हैं, हम कोई सामान खाने पीने का खरीदते हैं तो अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए खरीदते हैं, ना कि हम बेचने के लिए खरीदते हैं। इस समय किसी को भी, अगर आपको भले लग रहा होगा कि इसने 900 में ही खरीदा, इसने 1,000 में खरीदा है, आपको एकदम से लग रहा होगा कि इसको 100 का फ़ायदा, इसे 100 का नुकसान है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हाँ फ़ायदा नुकसान तब होता जब ये ऐसी 900 रुपये की शर्ट को वह 900 मतलब 1,000 में बेच देता किसी को। खरीदा कितने में था? 900 में। इसने बेचा ले जा करके इसी को 1,000 में, और दूसरे वाले ने इसी 1,000 की शर्ट को, जिसको 1,000 में खरीदा था, मान लीजिए इसी को ले जा करके 1,500 में बेच देता।
अब सोचिए, अब इस समय फायदा नुकसान आपको समझ में आता। सोचो इसने ज्यादा में भले खरीदा लेकिन 1500 रुपए में बेचा, जबकि उसने क्या किया 900 में खरीदा और उसको 1000 में ही बेचा। तो इस समय फायदे नुकसान की बात जरूर होती, क्योंकि हमने खरीदा भी है, हमने बेचा भी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाभ हानि का टॉपिक है यह उनके लिए है जो वस्तु को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। जहां पर भी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों शामिल होगा, दोनों इन्वॉल्व होगा, वहीं पर लाभ हानि की बात होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस बात को एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पर आपको बताने का उद्देश्य इतना ही है कि आप ये मत सोचा करिए हर जगह पर लाभ हानि होती है। फाइनेंशियली लाभ हानि वहीं पर होगी जहां पर क्रय विक्रय दोनों शामिल है, अन्यथा आपके खरीद भर लेने से किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं। आपके बेच देने से, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मान लो किसी दुकान में, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में एक आप सामान खरीदने जाते हो, तो आपको सीधा सीधा उसका ओनर सामान दिखाने नहीं आता है, सेल्समैन जो केवल सामान को बेचता है, खरीदता नहीं है, तो वो भी नहीं डिसाइड कर सकता है कितने % का फायदा हुआ या कितना फायदा हुआ। आपने सामान को खरीदा है तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने % का मुझे नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ। हम सामान को केवल खरीदें और केवल बेचें तो हमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे क्रय विक्रय पता हो, अगर मैं उस स्थिति में हूँ कि इन दोनों को जानता हूँ, तभी मैं लाभ हानि को समझ सकता हूँ। तो इसलिए अगर आपको समझना है लाभ और हानि, ध्यान से मेरी बात को समझिए, अगर आपको लाभ और हानि समझनी है अर्थात प्रॉफिट लॉस समझना है, तो निश्चित तौर पर आपको एक दुकानदार की तरह सोचना होगा, एक दुकानदार बनना होगा। हमारे समाज का एक ही व्यक्ति होता है दुकानदार, जो इन दोनों प्रक्रियाओं में शामिल होता है, अर्थात वस्तु को इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे बेचना होता है, वस्तु को इसलिए खरीदता है क्योंकि वो बेचना होता है। तो दुकानदार ही दोनों प्रक्रियाओं में शामिल होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य को शॉर्ट में एसपी कहा जाता है, सेलिंग कहा जाता है, प्राइस कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। करेक्ट है। एक हो गया क्रय मूल्य, दूसरा क्या हो गया विक्रय मूल्य। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और इन दोनों परिस्थितियों में दुकानदार शामिल होता है, मतलब वस्तु को खरीद के लाता है और वस्तु को सेल करता है अर्थात बेचता है। तब जाकर के वो डिसाइड करता है कि हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। यहां पर एक कंडीशन कंफर्म कर लीजिएगा, इफ यदि एसपी मतलब विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदा कम में है, बेचा ज्यादा में है, तो उसको लाभ होगा। क्या होगा भाई? लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी होगा। इसी समय अगर दुकानदार उसी वस्तु को ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, मतलब सीपी ग्रेटर हो जाए एसपी से, तो उसे हानि होगी। और हानि का मान क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। जैसे मैंने कोई वस्तु को 1000 में खरीद कर 1500 में बेचा तो मुझे लाभ होगा, 1200 में बेचा तो लाभ होगा, मैंने 1000 से ज़्यादा में बेचा तो मुझे फायदा होगा। और अगर मैंने उसी 1000 की वस्तु को 800 में बेचा, 700 में बेचा, 600 में बेचा, तो निश्चित तौर पर मुझे हानि होगी। एक बात को और बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट प्राइस पहले डिफाइन कर लीजिए होता क्या है। कॉस्ट प्राइस का मतलब यह केवल दाम ही नहीं होता है कि वस्तु कितने की है, यह वस्तु के ऊपर कंप्लीट लागत है। बेसिकली अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना तो मैं कहूँगा लागत है। लागत में क्या क्या शामिल होता है? दाम शामिल होता है कि वस्तु है कितने की, यातायात का खर्च शामिल होता है कि उस पर कितना खर्च किया गया, ठीक है, आने में, दुकान में लाने में कितना खर्च किया गया, इसके रख रखाव में क्या खर्च किया गया, रख रखाव में खर्च क्या किया गया, इसके लिए जो एम्प्लॉइज लगाए गए उनको सैलरी क्या दी गई, मतलब मरम्मत में क्या खर्च हुआ। जैसे अगर सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तब जाकर के कॉस्ट प्राइस डेवलप होता है। हम मैथमेटिकली कॉस्ट प्राइस को अपनी एक ऐसी वैल्यू कहते हैं जो बेसिक होता है, जिसे हम 100% मानते हैं। हम परसेंटेज जैसे कल पढ़े तो उसके हिसाब से अगर चलें तो इसी लागत को हम 100% कहते हैं। इसी लागत को क्या कहते हैं? 100%। और अगर हम 100% के ऊपर जाकर के बेचेंगे तब तो हमें फायदा होगा, और 100% के बिलो बेचेंगे तब तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। इस बात को एकदम दिमाग में क्लियर करिएगा आप सभी लोग। कैसे समझिएगा, मैंने कहा कि हमने कोई वस्तु खरीदी जिसमें एक लागत लगाया। लागत मैंने आपको कंफर्म कर दिया, लागत में क्या क्या है मैंने पॉइंट किया था अभी थोड़ी देर पहले। लागत अगर मान लो मेरी वस्तु को लेकर के 100% है, ये हमारी है, मैंने अब इतना पैसा 5000 रुपये, 5 लाख रुपए, 50,000 रुपये या कोई एक सर्टेन अमाउंट लगा करके एक दुकान खोली, सामान ला के रख दिया। अब मुझे वस्तु को बेचना है। बेचना मतलब जैसे अगर कोई दुकानदार 5 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार करना शुरू किया, दुकान खोल दिया। अब पहला ग्राहक आया, दूसरा ग्राहक आया और बेच रहा है। उसको फायदा तब से होना शुरू होगा जिस दिन से वह अपने लागत से ऊपर पाएगा। अब वह 100 के ऊपर जाए तो उसे फायदा होगा। अगर मान लो 10% ऊपर बढ़ गया,
तो उसे फ़ायदा हो गया। ठीक है, अगर ये ऊपर जाए तो उसे फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर यह ऊपर जाए तो उसे क्या होगा, फ़ायदा होगा, लाभ होगा। मतलब अगर 100 के ऊपर बेचेगा तो वह वस्तु को लाभ पर बेचेगा। ठीक है, लाभ पर बेचा। अगर उसने किसी कारणवश वस्तु को 100 के नीचे बेचा, 100 के नीचे बेचा, मान लो 90% में बेचा, मान लो 80% में बेचा, मान लो 70% में बेचा, तो एक प्रकार से उसने क्या किया बताइए, हानि पर बेचा। मतलब ऊपर बेचा 100 के तो लाभ पर बेचा, और नीचे बेचा तो क्या बेचा बताएं, हानि पर बेचा। इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए। मैंने अभी जो छोटा सा पॉइंट आपको कराया था उसको भी थोड़ा दिमाग में रखे रहिएगा। मैंने क्या बताया था, अगर एसपी ग्रेटर है सीपी से, मतलब विक्रय ज़्यादा, ये सब विक्रय मूल्य हैं, विक्रय ज़्यादा है क्रय से, तो निश्चित तौर पर हमें क्या होगा, लाभ होगा। और इस लाभ का मान एकदम तय कर लीजिए, एसपी माइनस सीपी होगा। और इस लाभ का प्रतिशत लाभ का मान गुणे 100 बटा सीपी होगा। इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटा सीपी हो जाएगा। इसी तरह से हम फिर दूसरी स्थिति को भी हम लोग ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। दूसरी कंडीशन कि अगर हमारा सीपी ग्रेटर हो गया एसपी से, तो हमें क्या होगा, हानि होगी। करेक्ट है। और हानि का मान क्या हो जाएगा बताइए, हानि का मान भैया सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, क्योंकि आपने खरीदा ज़्यादा में था, बेच रहे कम में, तो हमने लिखा सीपी माइनस एसपी। इस समय हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि का परसेंट, हानि का मान हो गया गुणे 100 हो गया बटा सीपी हो गया। यहाँ से एक बात और कंफर्म होती है, उसको भी दिमाग में रखिएगा कि कभी भी किसी वस्तु का जो लाभ होगा और हानि होगा, ठीक है, इसका जो निर्धारण होता है ये पूरी तरह से क्रय मूल्य पर आधारित होता है। करेक्ट है ना, क्रय मूल्य पर आधारित होता है। इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे लाभ का परसेंटेज आपने निकाला तब भी नीचे सीपी रखा आपने, हानि का परसेंटेज निकाला तब भी आपने सीपी ही रखा है। आई बातें समझ में। मेरा यह कहने का अर्थ है कि अगर आप चाहे लाभ का परसेंटेज निकालो चाहे हानि का परसेंटेज निकालो, पूरी तरह से लाभ और हानि किस पर डिपेंड करेगा बताओ, सीपी पर ही डिपेंड करेगा, अर्थात क्रय मूल्य पर ही निर्भर करेगा। इसको आप एकदम पॉइंटली समझिएगा तो कन्फर्म होगा। जैसे मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 1200 में खरीदता है, 1200 में खरीद करके उस वस्तु को उसने 1500 रुपये में बेचा। ठीक है, तो कन्फर्म हो गया, क्या हुआ, लाभ हुआ। करेक्ट है, लाभ हुआ। बोलिए लाभ कितना हुआ, 1500 माइनस 1200 हुआ, 1500 माइनस 12 हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ। अब मैं कह दूं भाई लाभ का प्रतिशत बता दो, तो आप कहोगे सर लाभ का मान 300 गुणे 100 बटा आपका सीपी कितना है, 1200। भाई हमने हमेशा देखिए कोशिश करी कि लाभ अगर परसेंटेज बनाना है तो लाभ का मान गुणे 100 बटा सीपी, तो 3 जीरो, जीरो खत्म, 3 चौके 12, 4 से डिवाइड कर दिया तो 25% का लाभ है। करेक्ट है, 25% का लाभ है। इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। अभी मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, एकदम कंफर्म कर लीजिए, तो फाइनली सब चीज़ें डन हो जाती हैं। इसी समय अगर मान लो हमने कोई वस्तु को 1200 में खरीदा होता और उसको बेचा होता किसी कारण से, सपोज करो 1000 में, तो कन्फर्म हो गया कि हानि है। करेक्ट है। और हानि का मान क्या हो जाएगा, 1200 माइनस 1000, मतलब ये तय हो गया कि यहाँ पर 200 रुपये की हानि होगी। और हानि का प्रतिशत क्या होगा बताइए, हानि का मान कितना है, 200 गुणे 100 बटे आप कितना करोगे, 1200। 2 जीरो खत्म हो गए, 2 छंगे 12 होता है, 2 तिया 6 होता है, 50 बटे 3 हो गया, मतलब 16 सही 2/3% की क्या हो गई, हानि हो गई। ये करेक्ट है ना। चलिए इतनी बातें आप एकदम तय कर लीजिए कि लाभ कब हो रहा है और हानि कब हो रहा है। आराम से चलना हो अतुल, परेशान मत होइए, थोड़ा सा एकदम कनेक्ट कर लीजिए ना आप लोग, एकदम सही हो जाएगा। अभी तो ऐसी चीज़ें जनरल पढ़ रहे हैं जो आप लोग को एकदम आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी आ रहे हैं प्रश्न पर, बहुत बढ़िया समझाते हैं, आप परेशान मत होइएगा। यस, चलिए कन्फर्म हो गया ना। मैंने क्या बताया, लाभ क्या है 25% और हानि क्या है, मतलब लाभ हानि को कैसे कैलकुलेट किया ये हमने स्पष्ट कर दिया आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक दुकानदार ने किसी वस्तु को खरीदा है 2500 रुपये में। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2500 रुपये में खरीदता है, 500 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च करता है। ठीक है, मरम्मत में, देखिए मैं पॉइंट कर देता हूँ, प्रश्न को पूरा लिख लीजिए आप लोग, ऐसे समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2500 रुपये में खरीदता है। ठीक है, कोई सामान है इलेक्ट्रॉनिक, 2500 में खरीदा। हमने कहा 200 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया।
मरम्मत में खर्च किया या यातायात में खर्च किया, उसके बाद उसने उस वस्तु को 3,000 रुपये में बेचा, 3,000 रुपये में बेचा। अब आपसे पूछा गया कि उसके लाभ का प्रतिशत बताओ क्या होगा, लाभ परसेंटेज क्या होगा। एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 2500 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये उसकी मरम्मत में टोटल खर्च करता है, 3,000 रुपये में बेचता है, तो हम उसको पता करना है कि उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। कन्फर्म कर दीजिए, सब लोग क्लियर करिए। खरीदा देखो कितने में है, बोलो 2500 में, लेकिन 2500 पूरी उसकी लागत नहीं है, क्योंकि उसने 200 रुपये किस में खर्च किया है, मरम्मत में। तो जोड़ दीजिए कितना हो गया, 2700 रुपये उसकी लागत हो गई, 2700 उसकी लागत हो गई। यस, उसके बाद उसने क्या किया, उसको बेचा है कितने में, बोलो 3,000 रुपये में, 3,000 में बेचा है। मतलब एक प्रकार से कुल उसके ऊपर 2700 का खर्च किया, 2700 खर्च करने के बाद 3,000 रुपये में उस वस्तु को उसने बेच दिया है। अब हमको डिसाइड करना है कि उसे क्या मतलब यहाँ पर फ़ायदा है, क्या नुकसान है, थोड़ा सा कंफर्म करिए। आपको तय हो गया है कि आपका एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो निश्चित तौर पर फ़ायदा है। कितने प्रतिशत का फ़ायदा है इसके लिए आप लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, कैसे, ऐसे देखकर डिसाइड कर सकते हो कि 300 का फ़ायदा है। 300 का फ़ायदा आप 2700 में परसेंटेज बनाओगे, 300 × 100/2700 होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, 0 0 से ख़त्म कर देते, और 3 9 27 होता है, 3 10 में 30 होता है, 9 से 10 जा सकते थे, अर्थात 1 का फ़ायदा है 9 पर। जैसे 2700 पर 300 का फ़ायदा था, वैसे 1 का फ़ायदा 9 पर था, तो 1 × 100 हम क्या कर देते, बोलो 9 कर देते। अब यहाँ पर 9 से भाग करते, 11 सही 1/9% का क्या होता, लाभ होता। करेक्ट है ना, 11 सही 1/9% का लाभ होता है। एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आप कैसे भी इसको परफॉर्म कर सकते थे। कुछ बातें और एकदम क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पर आते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को जब बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। इसका अर्थ क्या है समझिएगा। जब वो कहेगा 20% का लाभ होता है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि 20% का लाभ क्या बता रहा है। ये ऐसे बता रहा है, अगर हम 20% को भिन्न में लिख दें 1/5, करेक्ट, तो आप कह दो 5 क्रय मूल्य है, 1 है लाभ। इसका मतलब उस वस्तु को बेचा कितने में गया है। मैं यहीं पर पूछ सकता हूं आपसे, अगर मैं कह रहा हूं कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा है, उसे 20% का लाभ होता है, मैं आपसे पूछ लूं क्रय तथा विक्रय का अनुपात ज्ञात करो। अगर मैं आपसे पूछूं क्रय तथा विक्रय का अनुपात बताओ क्या होगा, ऐसे भी वर्डिंग आ सकती है आपकी परीक्षा में। मैंने कहा 20% का लाभ क्या बताएगा, 20 को हम 1/5 लिखेंगे। लाभ हो या हानि हो, टोटली क्रय मूल्य पर आधारित होता है, अर्थात सीपी मानेंगे 5, लाभ मानेंगे 1, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेगा तो 6 होगा। अगर मैंने आपसे कहा क्रय तथा विक्रय का अनुपात बता दे, तो क्रय है 5, ठीक है, ये सीपी है, और एसपी बोलो कितना है, 6 है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:6। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रय तथा विक्रय का अनुपात बता दो, तो आप बताओ 5 क्या है, 6 है। इसको एकदम क्लियर करिए, आप सभी लोग समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है, 40% की क्या होती है, हानि होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बोलो क्या होगा। विक्रय तथा क्रय का अनुपात बता दो क्या होगा। कौन बता सकता है, बोलिए। मैंने कहा एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। अब 40% को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, 40/100 से प्रेजेंट किया जाएगा। 40/100 का मतलब क्या होगा, 20 दूना 40 होगा, 20 पंचे 100 होगा, मतलब 2/5 होगा। अब आप इसको क्या कहेंगे, बोलिए, सभी लोग कंफर्म करिए। आप कहोगे कि 5 इसका क्या होगा, क्रय मूल्य, 2 इसकी क्या होगी, हानि। मतलब 5 में हमने खरीद करके वस्तु को 2 की हानि पर बेचा है, बोलो कितने रुपए में बिकी होगी, 3 में। हमने आपसे क्या कहा, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बता दे, तो विक्रय मूल्य भैया कितना हो जाएगा, 3, और क्रय मूल्य कितना होगा, 5। ये 3:5 हो जाएगा। बोलिए सही कह रहा हूँ, गलत, यस सही कह रहा हूँ, 3:5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सबको समझ में आ रही ना बातें। 5-3 नहीं होगा, 3-5 होगा। एसपी तथा सीपी का रेशियो आपसे कहा है। मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ, वो भी कंफर्म कर दो। एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है
तो उसे 33.1/3% का लाभ होता है, का लाभ होता है। मैंने आपसे कहा लाभ तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बता दो, क्या हो जाएगा? अनुपात ज्ञात करो। लाभ तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ऐसे आपसे पूछ सकता है कभी भी। यस, प्लीज बताइए कौन कह रहा है। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न दिया आपको, एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 33.1/3% का क्या होता है भैया? लाभ होता है। मैं पूछ रहा हूँ लाभ तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना। जल्दी से प्लीज कमेंट कर दीजिए सभी लोग, कौन कौन आंसर कर पा रहा है। 33 सही, बिल्कुल। देखिए सौरभ का 1:4 है, सौम्या का 1:4 है, प्रतिज्ञा जी, सौरभ वेरी गुड, 1:5, रंजीत, रजत चौधरी, तलविंदर, शाबाश, अनंत, सभी का उत्तर देखिए 1:4 आ रहा है। 33 सही 1/3 जो 1/4 होता है, 4 क्रय मूल्य हो गया, 1 हो गया लाभ। ठीक है, हमने कहा 4 में खरीदा, 1 रुपए का लाभ लिया, कितने में बेचा बताओ? 3 में, 5 में बेचा। 4 में खरीद कर मैंने वस्तु को 5 में बेचा। अब प्रश्न क्या पूछा सुनो, प्रश्न पूछा भैया लाभ और विक्रय मूल्य का रेशियो बनाओ। देखो लाभ कितना है 1 और विक्रय मूल्य भाई कितना है 5 है। भैया देखो इस तरह की गलतियां मत करो आप लोग, 1:5 होगा बेटा, 1:, मैं गलती कर रहा हूँ कि आप लोग गलती कर रहे हो? बोलो, मैं गलती कर रहा हूँ ना? आप सभी ने देखिए सही किया है, ये अच्छा लगा मुझे आपका रिस्पॉन्स सभी का। 1:3 होगा, 1/3 होगा, मतलब 3 क्रय मूल्य है, 1 लाभ है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है? आप लोगों को पलट के बोलना चाहिए, नहीं सर नहीं सर नहीं सर आपका गलत है। यस, ये ऐसे बोलना चाहिए, ये आना चाहिए। चलिए बोल दीजिए सब लोग एक बार। 3 में खरीद कर 1 में बेचा, 1 बढ़ाकर बेचा, तो 4 में बेचा, तो निश्चित तौर पर 1 अनुपात क्या आएगा? 4 आएगा। मैं देखना चाहता था कि सच में आप लोग उस हिसाब से, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए, इस तरह से रिएक्टिव होना चाहिए, आपको एकदम कॉन्फिडेंस में आना चाहिए ना। यस, बहुत बढ़िया, समझ में आई बातें? तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह की बातें आए, ऐसे प्रश्न आए, तो आप गलती ना करो, आप समझ जाओ। ठीक, चलो अब कुछ बातें और समझ लो। जैसे मान लो हमने कहा कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तथा लाभ का प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कोई वस्तु को, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यदि क्रय मूल्य तथा प्रॉफिट प्रतिशत दिया गया हो, ठीक है, दोनों लिख देता हूं, प्रॉफिट या लॉस दोनों परसेंटेज दे देता हूं, लाभ मैं लिख देता हूं, लाभ या हानि प्रतिशत दिया गया हो। ठीक है, दिया गया हो, जैसे क्या क्या दिया हो, कोई वस्तु किसी दुकानदार ने खरीदा कुछ दाम में और उसको कुछ परसेंटेज के लाभ या हानि पर वह बेचना चाहता है, तो उसको उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? इसके लिए जो जनरल नियम होता है CP इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो भी लिखा रहे डिवाइड बाई 100, ये करना होगा। जो लाभ हानि का परसेंटेज हो, लाभ हानि का प्रतिशत हो, उतना, चाहे लाभ देखो प्लस तब लगेगा, प्लस लगेगा लाभ के लिए और माइनस लगेगा किसके लिए बोलो? हानि के लिए। तो लाभ हानि का परसेंटेज 100 में जोड़कर या घटाकर आपको क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 100 करना है। ये बेसिक फार्मूला होता है, इसको आप दिमाग में रखिए। हालांकि इसका उपयोग आपको नहीं करना है, आपको उपयोग क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझिएगा। दूसरी तरफ यदि विक्रय मूल्य तथा लाभ या हानि का प्रतिशत दिया गया हो, जैसे कभी कभी होता नहीं कि आपको वस्तु का विक्रय मूल्य पता है, कितने परसेंट का लाभ है, कितने परसेंट की हानि ये पता है, तो उस केस में अगर हमसे क्रय मूल्य पूछ ले तो क्रय मूल्य इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस लाभ या हानि का प्रतिशत। ये फार्मूले पॉइंट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिससे कन्फर्म रहे आप लोगों को। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, प्लस तब लगेगा जब लाभ होगा और माइनस तब लगेगा जब हानि होगी। इसको एकदम क्लियर करिएगा, ठीक है। इस पर 1-2 एग्जाम्पल हम लोग कन्फर्म कर देते हैं, एकदम कन्फर्म कर लीजिए, सब लोग क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूले देखिए आपके लिखने भर का है, उपयोग करने के लिए मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। जैसे एक दुकानदार है, प्लीज समझिएगा, खरीदा किसी वस्तु को मान लीजिए 12,000 में, कितने में? 12,000 में। एक दुकानदार है किसी वस्तु को 12,000 में खरीदता है, 12,000 में खरीद करके उसको 33 सही 1/3% के लाभ पर बेचता है। लाभ पर क्या करता है? बेचता है। उसका विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12,000 में खरीदता है,
33 सही 1/3% के लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब अगर हम यही फार्मूला लगाने जाएंगे तो 100 में 33 सही 1/3 जोड़ना घटाना बहुत टफ होगा, तो फार्मूला सही से नहीं होता है। तो मैं आपको कन्फर्म करता हूँ इसको करना कैसे है। लाभ का परसेंटेज लीजिए, कितना होगा बताओ, 1/3। मैंने अभी पीछे आपको रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बताया कि 3 आपका यहाँ क्रय मूल्य हुआ, 1 आपका लाभ हुआ। खुद ही कंफर्म कर लो विक्रय मूल्य क्या होगा। 3 में 1 जोड़ेगा तो 4 इसका क्या होगा बताएं, विक्रय मूल्य होगा। अब आपको इस प्रश्न में दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है तो आप लिख लो कितना, 3 बराबर 12,000 दिया है। अगर मान लो आपसे पूछा जाता कितने रुपए का लाभ है तो 1 बराबर 4,000 होता, इतने रुपए का तो उसे लाभ हो गया। अब उस वस्तु को बेचा कितने में उसने, 4 में, तो 4 बराबर बोलिए कितना, 4 चौके 16,000। ये उसका सिंपली क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। करेक्ट है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। 16,000 उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये क्लियर हो गई बातें। अगर यहीं पर हमसे कहा होता इसी प्रश्न में कि वह जो है 33 सही 1/3% की हानि पर बेचता है, जैसे लिखा होता 33 सही 1/3% की हानि पर बेचता है, हाँ हानि पर बेचता है, तो आप चलो लिखो सब लोग 33 सही 1/3% की हानि का मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, 3 क्रय मूल्य है, 1 यहाँ पर हानि है, 1 हानि है, और विक्रय मूल्य क्या होगा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। उसी तरह से 3 बराबर आपका 12,000 था। ठीक है, जैसे क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, लाभ के लिए जोड़ा जाता है, वैसे हानि के लिए भैया घटाया जाता है। 3 बराबर 12,000, 1 बराबर 4,000, 1 बराबर 4,000, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 8,000, 8,000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 8,000 विक्रय मूल्य होगा जब उसी वस्तु को वह क्या करेगा बताइए, उसी वस्तु को वह 33 सही 1/3% की हानि पर बेचेगा। करेक्ट है, मुझे लग रहा है कंफर्म हो गया जी। हाँ सवाल में गलती हो रही थी, इसकी गलती, हाँ बिल्कुल सही बात है, गलती गलती की है, यस यस यस। चलो कहाँ गलती हुई बताओ, कोई गलती नहीं हुई। अब आगे देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ कि देखिए ध्यान से, एक दुकानदार किसी वस्तु को, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा समझिएगा, किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर 3,528 रुपए में बेचता है। करेक्ट है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर 3,528 रुपए में बेचता है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा बताइए, क्रय मूल्य कंफर्म करिए, उसको खरीदा कितने में था, उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, कंफर्म करिए। ठीक है, चलिए, हाँ बैकग्राउंड में ओ ज़्यादा सुनाई पड़ जाता है। मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है कि अगर आप कहीं बैठे हो और आपको टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर की बात तो चलो ठीक है, लेकिन अगर सड़क से कोई गाड़ी गुजरी बड़ी तेज़ी के साथ हॉर्न बजाते हुए, या बड़े अच्छे शुरू में जो है भोजपुरी गाना गाते हुए, कोई डीजे बजाते हुए, तो ज़्यादा अच्छा ओ सुनाई पड़ेगा ना, टीचर की बात नहीं सुनाई पड़ेगी। इसी को कहते हैं तपस्या में भंग पड़ना। जब तपस्याएं होती थी, आपको पता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि समाज के हित के लिए, अपने के कल्याण के लिए तपस्या किया करते थे। उस समय जो राक्षस होते थे, असुर होते थे, वो बाधा डालते थे, तूफान चला देते थे, आंधी चला देते थे, आग बिछा देते थे, नाचने लगते थे, गाने लगते थे, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। अब उस समय जो उस डिस्टर्बेंस में प्रभावित हो जाता था, उसके साथ दिक्कतें आती थी, आप समझ रहे हो, उसकी तपस्या भंग हो जाती थी। और जो उसको फेस करके अपनी तपस्या को कंटिन्यू रखता था, उसको नहीं समझ में आता था कि आगे कुछ हो रहा, उसका फोकस केवल एक होता था कि पढ़ रहे हैं, सर की बात सुनाई पड़े, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने फोकस। ये चीज़ें आपको कंफर्म करनी, समझ रहे ना। किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर 3,528 रुपए में बेचा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। 16 सही 2/3 को पहली चीज जान लो 1/6 कहते हैं, मैंने इसको कल बताया था, आप समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। हाँ, इसको खरीदा कितने में, 6 में, क्या लाभ हुआ बोलो, 1 का, बिका कितने में बोलिए, बिका कितने में, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 में। करेक्ट है, बिका कितने में, 7 में। आपको विक्रय मूल्य दिया है 7 बराबर 3,528 है। 1 बराबर अगर हम आपसे पूछे लाभ क्या है, 7 से डिवाइड, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 504 है। इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 6 है ना, क्रय मूल्य कितना है, 6 है। 6 बराबर 6 × 4 = 24 की 4, 0 2 हो गया, 6 × 5 = 30, 3,024 रुपए में बिकेगा।
तब जाकर के उसे 16 से ही, तो मतलब 3024 रुपये में खरीदा था। नॉट दिस इज सीपी, दिस इज नॉट एसपी। ये आपका क्रय मूल्य है, ना कि विक्रय मूल्य, बल्कि विक्रय मूल्य तो मेंशन था 3528 था। मुझे लगता है कि आपने अच्छे से कंफर्म कर लिया। यस, मेरे ख्याल से आपको चीज़ें कंफर्म हो रही होंगी। अब थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्नों की तरफ। देखिए मैं जानता हूँ इस बात का कि आपका इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है, आपको लगता है कि हमारे काम की चीज़ें हो रही हैं, तभी जब आप सीधा सीधा प्रश्नों को फेस करते हैं। बाकी कहानियाँ और थ्योरी हम पढ़ाते रह जाएं, इसका कोई इम्पैक्ट आपको फील नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है छात्र क्लास को कनेक्ट करे और विथ क्वेश्चंस कनेक्ट करे, तो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है सौरभ, अच्छी बात है, मुझे भी सुन के गर्व हुआ, अच्छा लगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम ले चलते हैं आपको प्रश्नों पर। आधे घंटे 34 मिनट की क्लास हो गई है, तो क्या अब मेरे साथ आप तैयार हो प्रश्नों पर आने के लिए? कंफर्म करो। सभी लोग अब प्रश्नों पर फोकस करने चल रहे हैं। एक एक प्रश्न छोटे से लेकर स्तरीय प्रश्न होते चले जाएंगे। ज़्यादा समय तक हम पूरे प्रश्नों को कवर कर देंगे। बस आप मन लगा के, दिमाग से फोकस करके, पेन कापी लेकर मेरे साथ कनेक्ट होइए, और जो प्रश्न आपका होता जाए उसका उत्तर मुझे बताते चलिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक कनेक्टिविटी बना लेंगे, आपको लाभानी भी पूरा आ जाएगा और आपको अपनी परीक्षा के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। यस, चलें शुरू किया जाए। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब ईजी है, और थोड़ा सा बड़ा टर्म आपको देखने को मिलेगा। बस सब लोग दिमाग लगाएं और प्रश्न का सलूशन प्लीज हमें बताएं क्या है प्रश्न। राम ने, इस डेटा को पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। 2 लाख में कितने जीरो? 5 जीरो। 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, और फिर उसने क्या किया कि 2,50,000 में वही जमीन इसे बेच भी दिया। 2,50,000 में बेच दिया। 2 लाख में खरीद कर 2,50,000 में बेच दिया। इनका लाभ प्रतिशत पूछा गया है कि एग्जैक्टली कितने का हो गया, कितने प्रतिशत का इस व्यापार में उन्हें लाभ हुआ। देखिए, ये डेटा आपके जब एग्जाम में आता है ना, तो आपको जरूरी नहीं कैसे एग्जैक्टली दे करके आएगा। यहाँ पर डेसिमल का उपयोग होता है। सीधा सीधा ऐसे लिख देगा 2 लाख, ठीक है, और यहाँ लिख देगा 2.5 लाख, और वहाँ पर ये भी पूछता है अंतिम में वैल्यू में भी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करने को कहता है। तो आप सब लोग सीधा सीधा प्रश्न पर चलिए। तो अब सीधा अगर हम सोचें कि चलो लाभ कितने का हुआ, ये तो निकालना नहीं, अपने को परसेंटेज पर जाना है। तो जैसे DI में उपयोग करना है वैसे करिए। 4 जीरो खत्म करिए। 5 चौके 20 होता है, 5 पचे 25 होता है। मतलब हमें कहेंगे कि 4 में खरीद कर उसने 5 में बेचा है, 1 बढ़ा है। 4 से 1 का फायदा, तो 1 गुणे 100 बटे आप 4 कर दें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% का लाभ है। सिंपल सा प्रश्न है, डेटा थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन इसलिए हम मतलब इसको अच्छा मान सकते हैं कि आपकी परीक्षा से आपको कनेक्ट करा सकता है। अब सब तेजी के साथ मुझे प्रश्नों का उत्तर देते चलें। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है। प्लीज सभी, फिर राम की ही बात होती है। अभी राम ने जमीन खरीदा था, और राम अब क्या खरीदते हैं बताइए? एक साइकिल खरीदते हैं। 1900 रुपए में एक साइकिल खरीदी, 1862 रुपए में भैया इन्होंने इसको बेच भी दिया। उनके हानि का प्रतिशत कितना था? हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आपको इस पूरे सेशन में हर तरह के प्रश्न दिख जाएंगे, छोटे से लेकर पूरी परीक्षा के सबसे बड़े लेवल तक। मैं आपको इसका वादा करता हूं। बस आप लोग मन लगा के पूरे 1 घंटे तक, जब आपसे 1 घंटे और मैं पढ़ाऊंगा, अब 1 घंटे तक मेरे साथ आप बने रहो ईमानदारी के साथ। राम ने 1900 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे 1862 रुपए में बेचा। यह खरीदा भैया, यह बेचा। तो तय है कि उन्हें नुकसान हुआ है, उन्हें हानि हुई है। अब हानि को थोड़ा सोचना है कि हम इसको चलें, हम घटा के देखें। तो अगर आपको जैसे कुछ कटता पिटता नजर आए तो काट पीट दिया करिए। बहुत सारे लोग देखिए आंसर हमें दे रहे हैं। अगर कुछ कटता पिटता नजर आए तो काट पीट दीजिए, नहीं नजर आता है तो सीधा देखिए कितना कम हो रहा है, 38 कम हो रहा है। 38 कम हो रहा है। 38 की हानि हो रही है कितने में से? 1900 में। लिखिए 38 गुणे 100 बटे 1900, सही है ना? ये 2 जीरो ऐसे खत्म। 19 दूना 38 होता है, 2 बार गया। 2% की हानि है। 2% की क्या है? इस सौदे में राम को हानि हुई है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो चलिए दूसरा डेटा होता है 2% की हानि है, ऑप्शन नंबर सी में आपको कंफर्म किया गया है। एकदम नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। रमेश एक वस्तु को, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? उसका दाम क्या था? कितने रुपए में रमेश ने उस वस्तु को खरीदा था? मतलब हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। आप जो लोग कर सके प्लीज उत्तर बता दें। रमेश ने किसी वस्तु को कितने में बेचा भाई? 434 में बेचा। 434 में 24% का लाभ कमाया। कितने परसेंट का? 24% का लाभ कमाया।
बोला कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बता दो कितना था, कॉस्ट प्राइस क्या था। कौन कौन करने वाला है जल्दी से बताइए। 24% का लाभ कमाया, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? 24 को भैया तुरंत लिखो 24/100, बिना देरी किए लिख दिया मैंने। अगर काट सके तो काट दे, ना काट सके तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे काट लेंगे तो आपका थोड़ा आसान आपको दिखेगा, नहीं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 4 से कट 4 छेंगे 24, 4 25 बार, सही है ना। इसका मतलब 25 है क्रय मूल्य और 6 है क्या बताओ, 6 आपका क्या है, लाभ है। 6 लाभ है तो 25 में 6 जोड़ दें तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 31 होगा, करेक्ट है। और इस 31 का मान आपको दिया है कितना बोलिए, यहां पर 434 दिया है, 434 दिया है आपको। इसका क्रय मूल्य अर्थात 25, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि 100 और 24 ही लेकर चलते तो ज्यादा अच्छा रहता। 100 और 24 लेकर चलते तो भी आ जाता। फिलहाल इसको देख लीजिए, आप तुलना कर लीजिए कितना आ रहा है, 350 आ रहा है। किसका किसका आ रहा है, तलविंदर का आ रहा है, कौशलेंद्र का आ रहा है, सीपू का आ रहा है, सौरभ, सौरभ का, यदुवंशी नेता का, सभी का आंसर आ रहा है। 31 इसको डिवाइड करिए, 31 एक बार जाएगा, 31 एक बार गया और 12 आया शेषफल, 31 अब 4 बार जाएगा। 4 से इसको 14 पंचे 70 होता है, 14 दूना 28, 7 35 होता है। 350 रुपए में उन्होंने इसको खरीदा था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत बढ़िया है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा थोड़ा कंफ्यूज, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, पुलिस एग्जाम जो होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रश्न पढ़ने में नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि समझ में आएगा। ऐसे एसआई भी पैटर्न बनाया है, और आप इस शब्द को नोट कर लो, आज जो मैं बोल रहा हूं 2 मिनट इसको दिमाग में रख लीजिए। आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं दिखेगा जो पढ़ने में नहीं समझ में, 100% पढ़ने में समझ में आएगा। डेटा के कंफ्यूजन से ही आपको डाउट होगी। डेटा आपके जैसे रहेंगे ना, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा क्रिटिकल, नॉट डिविजिबल, नॉट विदाउट जीरोस, तो ऐसे ही टर्म्स रहेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। बाकी आप प्रश्न देखकर आपको लगे अरे हम तो कर सकते हैं, बट आपको लगेगा कि अगर समय हो तो कर सकते हैं। इसलिए ऐसे टर्म पर आपको मेहनत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लीजिए एक डेटा कार्ड, अब देखो ऐसे नंबर, एक डेटा कार्ड को जब 17,545 रुपए में बेचा जाता है तो 21% की क्या होती है, लाभ होती है। लाभ ऐसे जैसे पीछे पढ़ा, डेटा कार्ड का क्रय मूल्य एकदम सेम, देखो उसी टाइप का प्रश्न है। डेटा कार्ड, अच्छा बुक का अपडेट मिल गया क्या आप लोग को? तलविंदर, बुक का अपडेट मिल गया आप लोगों को? हाँ, बहुत दिन से परेशान थे आप लोग बुक को लेके ना, तो ठीक है। तो बुक मेरे पास आ चुकी है, अब बस आप लोगों तक पहुंचने की बारी है। कोशिश कर रहा हूं कि मतलब विदाउट एरर बुक जाए, बहुत अच्छी जाए। और सच में बुक को लेकर बहुत मेहनत हुई है यार, बहुत मेहनत हुई है। बुक में बहुत प्रयास किया गया, उसमें पूरा क्लास कॉन्सेप्ट दिया है और उस हिसाब से दिया है कि मैंने बहुत, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं क्लास में ना, जो फ्लो बनता है, जब क्लास आप हमारी पेड क्लास पढ़ते हो, जिस हिसाब से फ्लो बनाते हुए पढ़ाया जाता है उसी तरह से आपको वहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ नजर आएगा। ऐसा लगेगा मैं ही बोल रहा हूँ। यस, ऑनलाइन भी मिलेगी, ऐसे भी रिटेल शॉप्स भी आ जाएगी। मुझे लगता है कि उसकी जो लॉन्चिंग होगी वो विद इन वीक या 10 दिन के अंदर ही आपको बुक मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यस, आपको सच में मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ, आप जब पढ़ोगे किताब को तो आपको एक एक शब्द में मेरी फील आएगी। मैंने जैसे अगर मेरी पेड क्लास आपने पढ़ी है तो आपको कनेक्ट होता नजर आएगा, ये 100% है जी। चलिए, तो मतलब अपडेट कर दिया गया है, मुझे नहीं पता था। हाँ जी, अनामिका क्लास तो चल रही है। चलिए मैं इसको पढ़ाता हूँ, पहले देखिए ध्यान से। हाँ, 600 पन्ने, 620 इस पन्ने की है, 620 पन्ने की टोटल। इस प्रश्न को देखिए, एक डेटा कार्ड को जब 17,545 रुपए में बेचा जाता है, ये इसका विक्रय मूल्य है, बोलिए कितना, 17,545 रुपए, 545 रुपए। तो 21% का क्या होता है, लाभ होता है। 21% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य आपको बताना है, करेक्ट है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य बताना है, तो फिर उसी तरह से आप इसको डिसाइड करिए। आप इसको लिख सकते हैं 21/100, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ। 100 में 21 जोड़ दीजिए, 121 इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। 121 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो आप लिखो 121 बराबर कितना, 17,545। आपको क्या निकालना है, 100। अब आप इसको थोड़ा सा काटने की कोशिश करिए, मुझे लग रहा है कि 11 से कटेगा। 11 इग्रहम में, अगर 121 का पहाड़ा किसको आता है, मुझे तो नहीं आता, आपको आता हो तो बात दूसरी है। 11 से काटो, 11 की 11, 6 5, 11 5 55, 10 4, तो 11 9 99, 99, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, जिससे कि कंफर्म हो जाए। एक बार गया, 5 बार गया, फिर उसके बाद देखिए गलती लिखा यहाँ पे, मैं क्या बता रहा हूँ, 11 1 के 11 हो गया, 6 5 हो गया, 11 5 55 होता है, 55 10 65, 10 0 मतलब 104,
11 9 99 हो गया, ये भी सही है। 99 के बाद कितना हो गया, ये कटा नहीं क्या, 5 5 10, 10 1 11, 7 सही तो कट रहा है। 17 545 को अगर आपने 11 से काटा, 11 1 11, 6 5 11 5 55, 55 10 104 हो गया, 11 9 99, 99 और 99 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तब आपका होता है ना 6 5 65, तो 65 कट नहीं रहा है क्या 11 से? यस कट रहा है, 145 बिल्कुल। मैंने कुछ गलत लिखा है, एक सेकंड। आपके पास वैल्यू कितनी है देखिए, जैसे जो हमारे पास टर्म है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर वैल्यू है टोटल 17,545, सही लिखा हो ना, 17,545 है। और 17,545 को आपने 11 से काटा, 1595, 5 बार जाएगी, 11 5 55 हो जाएगा ना, 11 5 55 हो जाएगा, वो मैं ऐसे देख रहा था। अब इसको फिर से 11 से एक बार डिवाइड कर दें, 11 के 11 होगा, 4 9 11 चौके 44, 11 5 55। अब फिर से क्या करिए, 100 का मान निकालना है, 100 से गुणा करिए, 14 के बाद 500 हो जाएगा, 14,500 आपने देखिए बताया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यस। ओके, सीधा कट जाएगा ना, हाँ 121 से सीधा भी ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है, आप एक बार 11 से काट दो, 11 ग्राम में 121, उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हैं। कंफर्म हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फूलदान का क्रय मूल्य, चलिए इसको फटाफट सब बताइए। एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है, क्रय मूल्य। दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य, ओरल क्वेश्चन है, आप लोग इसको, इससे आसान प्रश्न अभी तक का नहीं हुआ था आज इसमें। चलिए मैंने कहा कि क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये है, करेक्ट है। दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है, 5% की क्या हानि पर बेचता है, तो इसका हमसे पूछा कि इसका विक्रय मूल्य बता दो कितना हो जाएगा। फिर वही स्थिति है आपके सामने, क्रय मूल्य दिया है, 5% की हानि पर हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप लोग इसको ओरल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी इस प्रश्न को लेकर। 5% भैया 1/20 होगा, 5/100 हम सब जानते हैं, यह क्रय मूल्य है और 1 की हानि है। अगर 1 की हानि है तो 20 का सामान 1 घट करके 19 में प्राप्त होगा, 19 में बिकेगा। मतलब अपने को 20 का मान दिया है जो कि क्रय मूल्य है, 120 है, हम सबको 19 का मान निकालना है जो कि विक्रय मूल्य होगा, 6 बार जाएगा, 19 छक्के 114 होता है, 114 इसका विक्रय मूल्य होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन हर तरह का मिलेगा आपको, छोटे से लेकर बड़े स्तर के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो आपको टोटली दिखेंगे। आइए अब अगले प्रश्न देखिए, जो थ्योरेटिकल है, संख्या पर आधारित है। अब पैटर्न बदल गया, पैटर्न क्या बदल गया इसको पढ़िए। लिखा है एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ क्रय विक्रय का रेशियो है, समझ रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिएगा। एक ही प्रकार के 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, आप लोग देखिएगा। मैंने कहा 21 का सीपी, 21 वस्तुओं को, जैसे कभी हम एक दुकानदार की तरह सोचिए, एक दुकानदार क्या करता है, मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा। एक दुकानदार हमेशा खूब सारे सामान, खूब सारे थोक में, आपने आसपास सुना होगा, बहुत सारे आपके आसपास गांव में भी लोग होंगे जो व्यापार करते होंगे आपके मार्केट में। जो व्यापार करने के लिए उस सामान, जिस चीज़ का व्यापार करते हैं, उस सामान को जाके किसी बड़े शहर से थोक में इकट्ठा खरीद के लाते होंगे। कभी कभी आपने सुना, अरे वो गया सूरत से खूब सारी साड़ियाँ खरीद के लाया और दुकान लगा दिया उसने सेल आपके मार्केट में आकर के, तो उसने इकट्ठा खूब सारी साड़ियाँ सस्ते में खरीदा और ला के उसके ऊपर पैकेट लगाया, रैपरिंग अच्छी किया और उसको एक एक को खूब महंगे दाम में बेचा। यहीं से दुकानदार का फायदा होता है। तो दुकानदार हमेशा प्रयास करता है कि वह ज़्यादा सामान कम दाम में खरीदे और कम सामान ज़्यादा दाम में बेचे। अगर उसने 10 सामान खरीदा है, कुछ पैसे लगाए हैं, तो वह कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द उसकी लागत निकल जाए। अगर वह 7 सामान बेचकर अपनी लागत निकाल ले तो बचे 3 सामान पर उसे फायदा होगा। 8 सामान बेच करके अपनी लागत निकाल ले तो बचे 2 सामान पर उसे फायदा होगा। इसको थोड़ा देखिएगा, 21 सामान को जितने में खरीदा है, 15 सामान को उतने में बेच दिया, मतलब जितना लगाया था वह 15 सामान बेचकर ही निकाल चुका है। तो 21 का सीपी बराबर 15 का एसपी है। अब मैं एक चीज बता दूं, यहां पर इतना आसान नहीं देगा। लाभ का प्रतिशत क्या होगा, इसकी जगह पर लिखा होगा कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाएगा लाभ हानि के हिसाब से, कि हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में जो आपके लाभ का माना है उसको हानि पर टिक करके चले आए। ऐसी कंफ्यूजन भी बहुत सारे लोग को होती है। 3 सते 21, 3 पचे 15, हम कह सकते हैं 7 का सीपी बराबर 5 का एसपी, 7 का सीपी बराबर 5 का एसपी।
तो मैं यहाँ पर CP और SP का रेशियो बना देता हूँ, SP इधर बुला करके, तो यह 7 भी इधर जाएगा, 5/7 हो गया। मतलब स्थिति ये हो गई कि 5 में खरीदा, 7 में बेचा, ये CP हो गया और ये SP हो गया। तो कितने का फायदा? 2 का। किस पर फायदा? 5 पर। लिखो 2 गुणे 100 बटे कितना? 5। 5 से डिवाइड कर दें तो कितना हो गया? 20 दूना 40। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो स्पष्ट नहीं कर देगा कि लाभ है, आपसे कहेगा कि लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा। उत्तर में 40% लाभ आ रहा है लेकिन पहला ही ऑप्शन 40% की हानि दिया रहेगा, तो ये कंफ्यूजन होगी। आप समझो, वहीं से कंफ्यूज करेगा, उसी आधार पर ही कंफ्यूजन इस प्रश्न में बन सकता है। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या लिखा। एक दुकानदार 20 कमीजें जब बेचता है तो 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर वह लाभ कमाता है। एक दुकानदार जब 20 कमीजें बेचता है तो 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। उसके लाभ का प्रतिशत बोलो कितने का है, कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग। दो प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं, एक तो फार्मूला होता है, कहिए तो बाई फार्मूला बता दूं, ठीक है, बाई फार्मूला बता दूं, और दूसरा मैं आपको एक पैटर्न समझा दूं। दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि इस पर प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में, थोड़ा और एडवांस करके इस पर प्रश्न बनेगा, इसको भी आप ध्यान से देखिए। विवेक, उसके लिए आपको अभी वीडियो दूंगा मैं, प्रॉपर उसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है, क्या है कैसे है सब चीज़ें कंफर्म कर दूंगा। अब मैथ बहुत बड़ा विषय है, आप समझ रहे हैं, और उसको अच्छे से अगर करना है तो उसके लिए डिटेल से मेहनत करनी पड़ेगी। इसको समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। दो प्रकार से प्रश्न आएगा, जैसे कभी एक दुकानदार ने जब 20 कमीजें बेच दिया तो उसके मालिक ने उसके मतलब डिस्कशन उन लोगों ने आपस में किया कि भैया ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कभी दुकानदार आपस में 2 लोग पार्टनर हैं, उन लोगों ने 20 कमीजें आज बेचा, तो शाम को बैठ के डिस्कस करें यार फायदा हुआ। तो उसका एक साथी जिसने अकाउंट देखा था, उसने कहा देखो भाई 5 कमीजों के बराबर जो हमने दाम में वस्तुओं को बेचा है, मतलब 5 कमीजों के बदले जो हमें प्राप्त हुआ है, अर्थात 5 का जो विक्रय मूल्य है वही अपने लाभ का अमाउंट है। अगर बाई फार्मूला आप जाते हैं, इसके लिए सोचिएगा, यम समान जब यम समान बेचने पर यदि यन समान के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, ठीक है, लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा पता है? यन गुणे 100। बहुत ही स्पष्ट कर लीजिएगा इसमें। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताओ? डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? यम माइनस एन। इसको आप समझिए कैसे किया। अगर मुझे यहां से लाभ का प्रतिशत आपको बताना है तो मैं आपको कह देता हूं कि 20 कमीजें जब बेच दिया तो 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ। आप एक बात जानते हो सब लोग, क्या कि लाभ क्या होता है? बोलो, लाभ होता है भैया SP माइनस CP। उसे लाभ कितने का हुआ? 5 का SP। 5 का SP उसका लाभ है ना। लाभ होगा कैसे? 20 के CP से 20 का SP माइनस 20 का CP। 20 का CP मतलब 20 सामान को बेचने पर जो उसे प्राप्त हुआ है, 20 सामान को लगाया कितना, 20 सामान को खरीदने में लगाया कितना था, उससे इसको घटा दो तो 5 सामान का विक्रय मूल्य एक साथ हो जाए। अब विक्रय मूल्य एक तरफ कर दे तो उधर जाएगा तो 15 का SP हो जाएगा। 15 का SP बराबर 20 का CP। इसका अर्थ क्या हो गया बताइए? कि वह जो है दुकानदार 20 सामान जब बेचा है तो 20 सामान को बेचने पर जो उसका पैसा मिला है उसको, मतलब एक प्रकार से उसने 20 सामान को खरीदने पर भी जो लागत लगाई थी उसको 15 ही सामान बेच करके निकाल दी, जैसे पीछे वाला प्रश्न था। अब आप चाहे तो यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि 5 चौके 20 हुआ, 5 तियां 15 हुआ, CP बटा SP हुआ, 3/4 हुआ। 3/4 मतलब 3 में खरीदा था और 1 बढ़ाकर बेचा है। ये देखिए आपका 1 बढ़ा के बेचा है तो लाभ हो जाएगा 1 गुणे 100/3। 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। चाहे यहां से कर लो, चाहे सीधा यहां से कर सकते थे। कितना फायदा? 5 गुणे 100 कर दें बटा 20 में से 5 घटा दे तो 15 हो जाएगा। 5 तियां 15, 100/3 अर्थात 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, यस, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। इसको दिमाग में सेट करिए, 20% नहीं होगा, मतलब 3 में खरीद कर वह 4 में बेच रहा है तो 33 सही 1/3% का फायदा होगा। एक ऐसा ही प्रश्न आप लोग और कर लीजिए, देखिए ध्यान से। हमने कहा 20 सामान बेचने पर एक दुकानदार को 5 सामान
के, पान सामान के विक्रय मूल्य, पान सामान के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। अब हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ऐसा भी बन सकता है। मैंने क्या बताया, एक दुकानदार जब 20 सामान बेचता है तो उसे 5 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि, जैसे लाभ हुआ था ना वैसे हानि भी होती है। तो अब मुझे बता दो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसके लिए आप वही रूल जैसे अभी हमने आपको लिखवाया था, यम समान, नोट कर लीजिएगा इसको, यम समान बेचने पर यदि यन समान के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हो जाए, हाँ हानि हो जाए, तो हानि प्रतिशत क्या होगी पता है? हानि प्रतिशत होगा यन गुणे 100 बटे, नीचे यहां पर यम प्लस एन होगा। जब हानि वाला टर्म आएगा तो नीचे जुड़ेगा और लाभ वाला टर्म आएगा तो नीचे क्या होगा? घटेगा। इस बात को आप एकदम कनेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर देखो यम प्लस एन हुआ और वहां पर क्या था, पीछे में जो हमने लाभ वाला किया था तो यम माइनस एन हुआ था। इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसका भी सिस्टम आपको बता दूं। देखो भाई, हानि हुई है इस प्रश्न में। हानि कब होती है भैया? हानि तब होती है जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो। यहां पर हानि हुई है कितने के बराबर? 5 सामान के विक्रय मूल्य। तो हम लिख देते हैं हानि, यहां लिख दो हानि बराबर, बोलो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपको हानि कितने की हुई है? 5 के एसपी के बराबर है, 5 का एसपी, यही हानि है। क्रय मूल्य क्या था? आपने क्रय मूल्य तो दिखाया ही नहीं था, आपने सीधा सीधा बेचने की बात कर दी थी। तो आपने जब 20 सामान बेचा है तो क्या ऐसे ही बेच दिया है बिना खरीदे कि चोरी से बेचे हैं? भाई 20 सामान अगर आपने बेचा है अपनी दुकान से तो खरीद के ही तो बेचे होगे, चोरी से तो बेचा नहीं होगा। कंफर्म करिए इस चीज को। अनामिका जी, मैं इस क्लास के लिए आपको कंफर्म करता हूं, परेशान क्लास तो गई होगी ना आपकी, ऐसा नहीं होगा। मैं क्लियर करता हूं, इसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है? प्लीज परेशान मत होइए, ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं इस चीज को कंफर्म कर रहा हूं। 20 सामान बेचने पर एक दुकानदार को, मैंने कहा ना हानि तो हुआ 5 सामान का विक्रय मूल्य, 5 का एसपी, यही तो हानि है। तो हमने बेचने से पहले यार खरीदा होगा ना इस चीज को, ऐसा थोड़ी है कि हमने उसको चोरी से लाके अपनी दुकान में रखा था। तो यहां पर लिखेंगे 20 का सीपी माइनस 20 का एसपी, 20 का एसपी। आपको एसपी एक तरफ कर देना है तो लिख दो 25 का एसपी, 25 का एसपी बराबर 20 का सीपी, 25 का एसपी बराबर क्या लिख दो? 20 का सीपी। तो 5 चौके 20 होता है, 5 पचे 25 होता है। तो 5 का एसपी बराबर 4 का सीपी, जैसे पीछे नहीं किया था हम लोगों ने, 4 का सीपी। तो सीपी बटा एसपी कर दो तो 5 बटे 4 हो जाएगा। एसपी इधर लाए तो 4 उसको कर दो, मतलब 5 में आपने खरीदा है, 5 में खरीदा है, 1 रुपए के नुकसान पर आपने 4 में बेचा है। 1 गुणे 100 बटे आपको 5 करना होगा, तो आपको 20% की हानि होगी यहां पर। ये हो गया प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में दिख सकते हैं दोनों लेवल के। यस, हाँ 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 आई बातें समझ में? यस, मैं देख लेता हूं अनामिका जी, 29 आप लिख सकती हैं। हाँ मुझे लगा कि अजीब है। चलिए अब कंफर्म हो गया ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं सबको? बताइए। चलिए, इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो आप जरूर करिए। जैसे कि देखिए अब एक प्रश्न है, फटाक से आप लोग करके मुझे उत्तर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। 72 वस्तु बेचने से, प्लीज आंसर करिए, 72 वस्तु बेचने से, मैं कमेंट ले रहा चाहता हूं आपके, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई। जब 72 वस्तुएं बेची गई हैं तो 8 वस्तुओं को के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई है। हानि का प्रतिशत बता दो। यस, हानि का प्रतिशत प्लीज बता दो कितना होगा। 72 वस्तु बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। हानि का परसेंटेज बोलो कितना हो जाएगा? ठीक है, यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी रूल बताया था आपको। कैसे कर सकते हैं? पूरा थ्योरी ना बना करके हम सीधा लिख दे 8 गुणे 100 बटे, हानि वाला कॉन्सेप्ट है ना, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दीजिए 72 प्लस 8, तो 8 गुणे 100 बटा भैया 80, 8 धाम में 80 हो गया, 10 से इसको डिवाइड कर दे, कितना हो जाएगा? 10% की हानि है, 10% की हानि है। इस प्रश्न का बढ़िया सिस्टम है, आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? मुझे लगता है कंफर्म हो गया है। यस, समझ में आ रही बातें सबको कि नहीं? क्लियर बताइए सभी लोग। यस, आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सबको?
आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पर आप सभी लोग। चेंज देखिए पैटर्न, इसको पढ़िए और बताइए सभी लोग, कमेंट करिए कितने लोग कर सकते हैं हमारे होनहार छात्र। हाँ, तबीयत सही नहीं है आज मेरी, ठीक है, आप समझ सकते होगे, मतलब मैं फील अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन देखो एक वस्तु, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, एकदम क्लियर है। आप लोग बताइए सभी लोग, एक वस्तु को बेचकर एक आदमी अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है। एक डिफरेंट क्वेश्चन है, यहां पर उसने अपने विक्रय मूल्य का लाभ कमाया है, विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब आपको बड़ा डाउट लगेगा, एक तो लिखा है विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाया है और लाभ ही प्रतिशत पूछ रहा है, तो आपको डाउट नहीं लग रहा है कि लाभ परसेंटेज दिया है और लाभ ही परसेंटेज पूछ रहा है, तो कहाँ से कोई नई बात तो नहीं दे दिया है। चलिए, नहीं, ऐसी नई बात नहीं, बात वही है जो आपकी ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले मैंने शुरुआत में बताया था कि चाहे लाभ हो, ध्यान देखना, या हानि हो, लाभ या हानि का जो प्रतिशत होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होता है, क्रय मूल्य पर आधारित होता है। लाभ हानि का प्रतिशत क्या होता है, क्रय मूल्य पर आधारित होता है। इसको दिमाग में रख लीजिए आप लोग। अब लेकिन यहां पर इसने लिखा है कि जो यहां पर लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य का 25% है। लाभ किसका है बोलो, विक्रय मूल्य का 25% है। तो 25% वैसे भी आपको कन्फर्म है कितना होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4। भैया ये अब की बार का जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का है, तो निश्चित तौर पर नीचे का मान विक्रय मूल्य होगा और ऊपर का मान लाभ होगा। मतलब स्थिति ये हो गई कि हमने किसी वस्तु को जब 4 रुपए में बेचा है तो मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ है। 4 में बेचने पर 1 रुपए का फायदा हुआ, तो बोलो मैंने उसको खरीदा कितने में होगा, मतलब आपका विक्रय मूल्य 4 रुपए है, सोचो दुकानदार की तरह। लाभ कितने का मिला भाई आप लोगों को, 1 का मिला है। बोलिए आपका जो है क्रय मूल्य क्या रहा होगा। पक्का सब समझ गए होंगे कि सर मेरा क्रय मूल्य 3 होगा, तभी तो 1 जोड़कर 4 का मैंने 4 में बेचा है। अब यहां से लाभ परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो लाभ का मान 1 है गुणे 100 है, और वास्तविक लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होता है, तो इसलिए क्रय मूल्य आपको नीचे रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। 33 सही 1/3% का लाभ होगा। जो लाभ आपको 25% नजर आ रहा था विक्रय मूल्य का, वह वास्तविकता में 33 सही 1/3% के बराबर है। इस बात को समझना जरूरी था। आशा करता हूं समझ में आई होगी बातें। ये ऐसा दरअसल दुकानदार लोग करते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने टैक्स को बचाने के चक्कर में ऐसा करते हैं कि जब उनसे इनकम टैक्स वाले पूछते हैं कि तुम्हें कितने % का फायदा हुआ है, टीडीएस में काटना है आपका, तो कह देते हैं कि हमारा लाभ तो 25% है, जबकि वास्तविकता में उनका लाभ कितना है, 33 सही 1/3% के बराबर है। क्यों? क्योंकि लाभ तो क्रय मूल्य पर अपनी लागत पर निकलेगा, विक्रय पर थोड़ी आएगा। इसको आप समझो, क्योंकि वही वैल्यू जो छोटी सी है, बड़े अमाउंट पर छोटी हो जाती है एक वैल्यू, और छोटे अमाउंट पर बड़ी हो जाती है। इसी आधार पे चीज डिफाइन होता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा, एकदम क्लियर करते चलिएगा। हाँ, अब इतना तो कंफर्म हो गया। जैसे इसी में देखिए एक प्रश्न और मैं आपको बना देता हूं, वो कर दीजिए। किसी वस्तु को, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को बेचने पर इसको तुरंत करके बताइएगा। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य के 50% के बराबर की हानि होती है, के बराबर की हानि होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा व्यापार में वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करो। व्यापार में वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। व्यापार में वास्तविक हानि परसेंटेज ज्ञात करो कि सही में कितने प्रतिशत का हानि हुआ है व्यापार में। चलिए, यहाँ पर जो हानि हुई है दुकानदार की, वह विक्रय मूल्य की है, वास्तविकता की नहीं है। वास्तविक कभी भी हानि होगा या लाभ होगा वो हमेशा क्रय मूल्य का होता है, जबकि यहाँ पर हानि किसकी दी गई है, विक्रय मूल्य की दी गई है। तो 50% को हम 1 बटे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यहाँ पर इसको लिखा हमने क्रय मूल्य, सॉरी नॉट क्रय मूल्य, क्योंकि यह विक्रय मूल्य की है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा विक्रय मूल्य, और यह क्या होगा, हानि। अब आप बताओ कि आपने कोई वस्तु अगर 2 में बेचा है और 1 रुपए की हानि हुई है, तो आपने उस वस्तु को खरीदा कितने में था, 3 में। 3 में खरीद कर 1 रुपए की हानि लेकर ही तो 2 में बेचा था। अब आपको अगर वास्तविक हानि परसेंटेज बतानी है, वास्तविक हानि प्रतिशत,
आपको बतानी है तो आप लिखोगे हानि का मान गुणे 100 बटे आप लिखोगे क्रय मूल्य बटा 3 है बराबर 33 सही 1/3% की हानि है। ठीक है, 33 सही 1/3% की हानि है। यही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट हल है 33 सही 1/3। विश्वास मतलब बढ़िया लगा आपके रिस्पांस देख करके, टिंकल का, निशांत का, प्रतिज्ञा का, अमित का, विपुल का, ममता का, ममता जी 100 नहीं, विजय का 33 सही बड़े, बहुत बढ़िया रिस्पांस आप लोग का। चलिए, इतना समझ में सबको आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आशा करता हूँ नहीं होगा। अब एक चीज़ बताइए, जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसकी लागत होती है 100%। तो कभी कभी जैसे मान लो एक दुकान है, दुकानदार ने सामान को ला के रखा, ठीक है, 100% की लागत है, कभी उसको 10% के लाभ पर बेचा, तो उसने बेचा 110% में, यही कन्फर्म है ना। मान लीजिए उसकी इच्छा हुई नहीं अब थोड़ा लाभ और कमाओ, तो उसने उस वस्तु को हो सकता है 20% के लाभ पर बेचे, अर्थात 120 में बेचे। या उसने कहा यार ये ग्राहक मेरा बड़ा खास है, चलो इसको 10% छूट में ही कम में दे देते हैं, 10% कम में बेचे अर्थात 90% में बेच दें, या 20% कम में बेचे, ठीक है, 80% में बेचे। इनके आपस में रिलेशन हमें डिफाइन करने हैं। जो विक्रय मूल्य हैं वो एकदम से आपस में उनके रिलेशंस को हमें कंफर्म करना है। चलिए, उन्हीं रिलेशंस पर थोड़ा सा कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में बनकर आ सकते हैं, मैं उसी आधार पर आपको लेकर चल रहा हूं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक, पढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन, किसी खिलौने के 13% हानि और 11% लाभ के विक्रय का जो अंतर है 108 रुपये है। कोई खिलौना है, उसकी अपनी एक लागत रही होगी, उसका एक दाम रहा होगा। अगर हम उसके 13% हानि और 11% के लाभ के बीच का कंपैरिजन कर लें तो हमें 108 रुपये का डिफरेंस नजर आ रहा है। करेक्ट है। कह रहा है कि अगर दुकानदार उसको 12% के लाभ पर बेचना चाहेगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। उसका क्रय मूल्य नहीं पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। सभी बच्चे बताएं, इसका आंसर करें। देखिए, ए है वस्तु का क्रय मूल्य, और ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। 13% की हानि, 13% की हानि, 13% की हानि मतलब 87%। करेक्ट है। दूसरी तरफ 11% का लाभ, 11% का लाभ, ये हानि मतलब माइनस 11% का क्या लाभ, 111%। ठीक है। इन दोनों डेटा के बीच का जो डिफरेंस है वो दैट इज इक्वल टू 108, 108 का है। अपने को इसको 12% के लाभ पर बेचना है। 12% के लाभ मतलब इसका मान हमें 112% पर फाइंड करके बताना है कि इसका मान कितना होगा। करेक्ट करिए जल्दी से। आयांश का आंसर आया है, अभय का आंसर आया है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, अजीत का आंसर आया है बी ऑप्शन। और किसी का आ रहा हो तो बताएं। सबसे पहले भैया देखो, ए विक्रय मूल्य था 13 की हानि का, माइनस लगाया हूं। ए विक्रय मूल्य था 11 के लाभ का, प्लस लगाया हूं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, 108 है। आप यहाँ कहाँ हो, यहाँ हो, एकदम बीच में सेंटर पे मैं खड़ा हूँ। देखो यहाँ पर मेरे से इधर जाओगे लाभ मिलेगा, मेरे से इधर जाओगे हानि मिलेगा। एक लोग इधर चले गए, एक लोग इधर चले गए, बोलो उनके बीच का अंतर क्या है, जुड़ेगा। जोड़ दीजिए, 13 और 11 का डिफरेंस बोले कितना, 24। ये 24% का मान है। जो 108 का अंतर है ये 24% का मान है। कितने का भाई, 24% का मान है, जो कि कितना है, 108 है। करेक्ट है। चाहे ऐसे भी कर सकते थे, 111 से 87 घटा दो, 11 से 7 4 होता है, 10 से 8 2, तब भी बात वही होती है। 24% का मान दिया है, अपने की आवश्यकता क्या है, 12% का लाभ। 112% का मान भैया निकालना है। 24 अट्ठे कितना, 24 देखिए, 24 यहाँ से अगर हम डिवाइड कर देते, चाहे ऐसे कर दे, 12 दूना 24 होता है, 12 9 108 होता है। 2 से डिवाइड करें 56 होगा, 56 का 9 से गुणा कर दें, 9 छंगे 54 होता है, 9 पचे 45, 5 50 होता है, 504 होगा। 504 रुपये में उस वस्तु को बेचा जाएगा, तो जाकर के 12% का लाभ होगा। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देखिए आप सभी ने। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें बी ऑप्शन बताया था, हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है। हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा था, ठीक है। कुछ लोग क्रय मूल्य के चक्कर में चले गए, मुझे जहां तक लग रहा है। इसमें हमसे 12% के लाभ पर मान पूछा था। सही हो गई बातें ना। चलो, इतना क्लियर हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 11 नंबर। एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। 300 रुपए में उसने कुछ सामान खरीद लिया।
300 रुपये का बजट था उसके पास, ले गया थोक विक्रेता के पास और उस 300 में उसने कुछ सामान खरीद लिया। अगर उपरिव्यय का मतलब होता है अतिरिक्त जो ओवरहेड्स होते हैं उसके लागत मूल्य का 20% है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। जैसे पैकिंग कर लो, मरम्मत कर लो, थोड़ा साफ सफाई करा लो, दिस इज कॉल्ड उपरिव्यय, अतिरिक्त खर्च। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो मोबाइल ही देखो, आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल में मोबाइल का दाम कुछ होता है, उसके बाद उपरिव्यय क्या होते हैं, टेम्पर लगवाना है, बैक कवर लगवाना है, कुछ अपने हिसाब से उसकी चीज़ें कनेक्ट करनी है, तो इस हिसाब से दे आर कॉल्ड उपरिव्यय। मतलब मोबाइल के खर्चे के अलावा 1000 रुपये का खर्चा होता है, उसके साथ साथ जो दोस्त गए होते हैं उनको तो वो समोसा वमोसा भी खिलाना होता है ना, तो कुल मिला के उपरिव्यय हो जाता है, यही होता है। उसने 300 रुपये में सामान खरीदा, लेकिन उपरिव्यय के रूप में उसने 20% का और अतिरिक्त खर्च किया। इसके बाद फिर मतलब कुल लागत 300 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 300 में भले उसने सामान खरीदा, इतने में खरीदा तो है, बट ये केवल कॉस्ट प्राइस है, ये लागत नहीं है। लागत क्या होगी बताइए, दरअसल उसने कुल कितना निवेश किया है इस पर 20% बढ़ा दीजिए, 20% यहां पर वृद्धि कर दीजिए। फिर उसके बाद 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये प्रश्न आपके सामने है। तो सबसे पहले देखिए, अगर लागत डिफाइन करना हो कि उसने कुल कितना खर्च किया था, तो आप इसका 20% निकाल सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, इसके लिए बहुत आसान है कि अगर हम किसी डेटा जैसे 300 दिया है, 300 का मुझे अगर 10% पता चल जाए तो इसका 10% क्या होगा पता है, सीधा सीधा एक अंक पर दशमलव लगा दे, 30 हो जाएगा 10%, तो 20% पक्का 60 हो जाएगा, मतलब यह मूल्य 360 हो गया। दरअसल उसकी कुल लागत 360 है। अब उस 360 पर उसने क्या किया, 30% का उसे लाभ कमाना है, 30% का लाभ कमाना है भैया, तो 30% बढ़ाना है एक प्रकार से। तो क्या बढ़कर आएगा उसको कंफर्म करते हैं। 10% इसमें भी अगर हम 360 की बात करते हैं तो 360 का 10% क्या होगा पता है, 360 का 10% 36 होगा। अब 36 गुणे अगर हम 3 कर देते तो 108 आएगा, 3 छंगे 18, 3 तिया 10, 108 जोड़ दीजिए, 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 468 रुपए में वह क्या है वस्तु बेचेगा, तब उसे जाकर 30। अब इसी को हमें करने का दूसरा तरीका फॉलो करना है। क्या, देखिए ध्यान से, उसने 300 रुपए में खरीदा था, बट उसने उपरिव्यय में कितना खर्च किया था, 20%। देखो मैं यहां पर इस प्रश्न का सलूशन कर रहा हूं इतने में, इसको ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। उपरिव्यय में भाई कितना खर्च किया था, 20%, जो 1/5 होता है, मतलब 5 के सामान को उसने 6 में लिया। एक प्रकार से 5 लागत, 5 क्रय था, बट उसने खरीदा 6 में, क्योंकि उसने उपरिव्यय खर्च किया है। फिर उसको 30% का फायदा चाहिए, 3/10। अपने ग्राहक को वह 10 में अगर खरीदा है तो 13 बताएगा। अब इसका मूल्य अगर 300 दिया है तो इसका मूल्य क्या होगा, यही पता करना है हमको। देखिए कैसे करेंगे, 10 पचे 50 होता है, 50 से इसको डिवाइड करिए, 6 बार गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 36 गुणे 13 हो गया, 13 छंगे 78 होता है, 13 तिया 39, 7 कितना होगा, 39 7 आपका कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, 39 7 भैया 46 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 468 रुपये। डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते थे, इस प्रश्न का हल आपका सी ऑप्शन हो जाता। तो सी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, एकदम क्लियर करते चलिए, जिससे कि हमें डाउट ना रहे, आपको भी कन्फ्यूजन ना रहे इस तरह के प्रश्नों में। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, लीजिए इस प्रश्न का सलूशन करिए सभी लोग। किसी भूखंड को, एक जमीन का टुकड़ा है, दैट इज कॉल्ड द भूखंड, हाँ एक जमीन का टुकड़ा है, 26,130 रुपए में बेचा जाता है। बहुत ही आसान, सस्ता है अगर देखा जाए तो। एक भूखंड है, 26,130 रुपए में बेचा जाता है, तो मालिक को एक भूखंड को ध्यान से देखिएगा, 26,300 रुपए में बेचा जाता है, तो मालिक को 22% की हानि होती है। अर्थात इसने पहले परचेज किया था और उसको अगर उसने 26,130 में बेचा है तो 22% की हानि होती है। 22% का उसे लाभ कमाना है, तो उस भूखंड को वह किस मूल्य पर बेचे। मतलब जैसे सौदा तय हुआ 26,130 का, तो उसे किसी ने बताया भाई गलती कर रहे हो, तुम्हें 22% का तो नुकसान हो रहा है, तो उसने कहा नहीं नहीं, अपने को तो 22% लाभ कमाना है, उस हिसाब से मूल्य तय करते हैं। यही हुआ। आइए, सबसे पहले इसका बेसिक प्राइस है 100%। अगर हम 22% के नुकसान पर चलते हैं तो 22% का नुकसान मतलब कितना हो जाएगा बोलिए, 22% कम करिए,
78% के बराबर होगा। अब इसमें 22% जोड़ दीजिए क्योंकि हमें 22% का फायदा चाहिए, 122% के बराबर होगा। कुल मिला के आपको 78% का मान दिया है इतना, और आपको 122% का मान निकालना है। तो आप इस प्रश्न को ऐसे ही कंपेयर करिए, लिखिए 78% किसके बराबर है, 26,130 के। आपको निकालना क्या है, 122%। ये मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। आइए थोड़ा सोल्यूशन किया जाए। जब भी कभी इस तरह से तुलना हो, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं, मतलब तिरछा गुणा किया जाता है। हालांकि आपको तिरछा करने की नीड नहीं है, ऊपर नीचे बगल बगल जो कट सके काट दे। जैसे क्या, 13 छंगे 78 होता है, 13 दूना 26 होता है, और शून्य कर दें। और शून्य करने का मतलब एक प्रकार से जैसे हम 26 करने के बाद एक उतरेगा बट काम नहीं चलेगा, जीरो बढ़ा के 3 आया फिर भी काम नहीं चला तो एक और जीरो, फिर 13 दहम में 130 कर देते हैं। मतलब एक प्रकार से अगर सोचिए कि आपके पास कितना हो गया, एक बार गया, जैसे आप इसको कंपेयर कर लीजिए, थोड़ा समझ जाएंगे आप लोग। 13 छंगे 78 किया 13 छंगे 78, 13 दूना 26 होता है, 26 के बाद एक आया बट काम नहीं चला तो जीरो बढ़ाया, फिर 3 आया, फिर 3 आया तो हमने क्या किया, 13 दहम में 100। मतलब आप अगर 13 से मल्टीप्लाई, 13 शून्य शून्य, 13 के 3 हासिल 1 शून्य 1, 13 दूना 26 करीब 2010 आया। इसको 122 से मल्टीप्लाई करें, अर्थात 201 जीरो को 122 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 122 से अगर हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर 40,870, बिल्कुल सही बात है। आप प्रोडक्ट कर दीजिए इसका 201 का 122 से और जीरो लगा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 40,870 ही आएगा। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40, हाँ बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन। 335 कहाँ होगा, 13 दूना 26। अच्छा अभी हाँ 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 हम लोग गलत कर रहे हैं। देखिए ये हमको क्या करना था, सबसे पहले अभी तो हमने गलत किया, हमने 13 से इसको डिवाइड किया तो कितना हुआ, 13 दूना 26। जैसे हम लोग, हाँ भाई अभी तो 6 को छोड़ के ही चले आए हैं, हालांकि उत्तर आ जाएगा उतना 40,800, 40,000 कितना 870, बट थोड़ा सा इसको समझ लिए। 13 छंगे 78 हुआ, 13 दूना 26, उसके बाद 13 दहम में 130 होता है। अभी 6 से काट के देखिए, 6 से भी कटेगा यहाँ पर, इसी को 6 त्रिक कितना होता है 18, 18 2 जीरो, फिर 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, 335 से गुणा करना होगा। 122 का गुणा आपको 335 से करना होगा। जब आप इसका परस्पर गुणा करेंगे तो आपको तरीके कई सारे हैं, 120 कर दे प्लस 2 कर दें, तो उस हिसाब से जैसे अगर दिक्कत होती है ना तो ऐसे करिए, 335 ले लीजिए और उधर 120 प्लस 2 कर दीजिए। अब 120 से करने का मतलब जीरो बढ़ा दे, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 42 के 2 हासिल 4, 12 तिया 36, 36 4 कितना होता है 40 होता है। 2 से और गुणा कर दे तो 300 दूना 670 हो जाएगा, 670 हो गया, शून्य हो गया, 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, 40, 40,870 डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। यस, आई बात है समझ में। तो ऐसे प्रश्न आपको देखिए कुछ नहीं होता है, प्रश्न आसान होता है बाय वर्डिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बट हमें न्यूमेरिकली केवल डिस्टर्ब करता है प्रश्न, बाकी इसी सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। अगले प्रश्न पर आइए। इसको देखिए, एक दुकानदार ने 27,720 रुपए में एक माल बेचा, मतलब उसने 27,720 रुपए में कोई सामान बेचा। इस प्रक्रिया में 32% का लाभ कमाया। ठीक है, यदि उसने माल अपना 23,205 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। चलिए कंफर्म करिए सभी लोग। इसी तरह का प्रश्न देखिए, डेटा कंफ्यूज करेगा आपको। उसने जब 27,720, पहले दो बातें कंफर्म कर लीजिए, उसने सबसे पहले 32% का लाभ कमाया था, तो 32% का लाभ तब कमाया था जब उसने वस्तु को इतने में बेचा था, तो 32% का लाभ मतलब 132% होगा। 32% का लाभ कितना होगा, 132, क्योंकि यह विक्रय मूल्य है, ये लाभ नहीं है। हमने किसी वस्तु को जब इतने में बेचा तो मुझे 32% का लाभ हुआ, अर्थात 132% का मान आपको दिया है, 27720 हो गया। और कहा है इस प्रक्रिया में इतने अब उसने उसी वस्तु को कितने में, 23,205 में बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये हमको बताना है। चलिए इस पर कंफर्म करिएगा, जो बता सकते हैं प्लीज क्लियर करिए। आपको समझ में आ जाएगा अभी कितने परसेंट का लाभ हुआ है, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 32% का लाभ मतलब 132%। 100 पे जोड़ दीजिए तो सीधा सीधा आपको कंफर्म हो जाएगा विक्रय मूल्य क्या हुआ। जो कट सके काटे, जैसे हमको दिख रहा है जो चीज कटता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको देखिए 12 से कट जाएगा, ये पहलू 12 11 बार जाएगा, 12 के 12, 12 के 12 13, 12 दूना 26 24 होता है, 24 3 7, 12 या 36, 12 के 12 इतना हो गया। अभी 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 होता है, ठीक है,
11 के 11, 11 दूना 22, 11 210 हुआ। 210 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 210 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा कितना पता है, एक बार जाएगा 210 आया, फिर आपके पास बनेगा 22, 220, 200 मतलब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते 23 कितना हो जा रहा है, या 7 से डिवाइड कर दे। अगर आपको देखिए डाउट हो ना तो थोड़ा टुकड़े कर दिया करिए, जैसे 7 त्रिक 21 30 हो गया, 7 त्रिक 21 होता है, 2 7 त्रिक 21 हुआ, 1 0, 7 1 के साथ 7 5 35। फिर देखिए 5 छंगे 30 होता है, 5 छंगे 30, 5 छंगे 30 होता है, करेक्ट है, 5 छंगे 30 होता है, 5 छंगे 30, 5 या 15, 6 से डिवाइड करें तो कितना, 6 1 के 6, 6 1 के 6, 0 6 5 30, 110.5 हो रहा है। अब 110.5 का मतलब कितना, जैसे आपने 100% को बेस माना है तो 32% जोड़ा था, तभी तो आपको 132% मैंने लिख कर दिया था। उसी प्रकार से अगर 100% बेस है, डेटा अगर 110% आया है तो कन्फर्म है कि आपको 10.5% का लाभ है। 10.5% का क्या है, लाभ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। तो थोड़ा सा मैं कह तो रहा हूँ ना, कैलकुलेशन पर और डेटा पर आपको ध्यान देना होगा, बाकी प्रश्न का पैटर्न तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक, ये आपका 13वां डन होता है। अब आ जाइए 14 पर। इसको देखिए क्या है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर, मतलब एक वस्तु है जिसको अगर हम जितने दाम में बेचते थे उससे 50 रुपए कम कर देते हैं तो 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। मतलब ये तय हो गया कि उस वस्तु को हम जितने में बेच रहे थे वो 5% का लाभ था, बट हमने उसमें जब 50 घटाया तो हमारी वह वस्तु अब 5% की हानि पर चली गई। अब हमसे पूछा कि वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य अर्थात पहले कितने में बिकती थी। ध्यान दीजिएगा, क्रय नहीं पूछा है, पहले वस्तु कितने में बिकती थी ये बताना है। अब आप समझिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य मानो 100 है, कंडीशन पढ़ो, अगर हमने 50 रुपए कमी किया तो जो 5% का लाभ है, इसका मतलब पहले वस्तु बिकती थी 5% के लाभ पर, 105% पर। ये उसका SP1 है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य है। SP1 है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य है। इससे जब 50 कम किया, इससे जब 50 रुपए कम किया तो यह 5% की हानि में बदल गया। 5% की क्या हानि में बदल गया, SP2 प्राप्त हुआ, और यह 5% की हानि 95% के बराबर हो गया। करेक्ट है, 95% के बराबर हो गया। 105 से 95 होना कितने का फर्क है बोलिए, 10% का। ये 10% किसके बराबर है बताएं, 50 के। 10% किसके बराबर है, 50 के। आपसे प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है जो कि 105% है, तो 105% का मान बताइए क्या होगा। 10 पचे 50 है, 5 से गुणा करें, 5 पचे 25। आप लोगों से क्रय नहीं पूछा है, बहुत लोग तुरंत 100% पर जाकर 500 भी उत्तर बताने वाले हैं। देखिए आंसर आ रहे हैं आपके, ममता जी का आंसर आया है, राजवीर का आंसर आया है, प्रियंका का आंसर है। जबकि प्रश्न पूछो, देखो क्या प्रश्न में क्या लिखा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताना है, जितने में पहले बिकता था, वह जितने में बिकता था उसका मूल्य 105 था। 105 से 5 को गुणा करें, 5 पचे 25, 0 5, 525 रुपए होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर आपने गलती से इसको 500 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रय नहीं पूछा भैया, विक्रय पूछा है, विक्रय पूछा है। आई बात है समझ में, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर आपका डन होता है, कन्फर्म इसको नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या है पढ़िए इसको। कहा गया कोई दुकानदार 1350 रुपए के मूल्य में, 1350 रुपए के, बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है, मैं देखना चाहता हूं थोड़ा आपका लेवल कि आप कितने लोग समझ पाए हो। 1350 रुपए के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है। 15 दर्जन पेन को खरीदा उसने, ठीक है, कितने रुपए में बोलो, 1350 में 15 दर्जन पेन खरीदा। एक दर्जन में 12 पेन होती हैं, एक दर्जन में 12 सामान होते हैं। एक प्रकार से अगर सोचा जाए तो उसने 15 दर्जन मतलब 15 गुणे 12 180 पेन खरीदा है। हमको ये संख्या बहुत मायने नहीं रखती है, मैं लेकिन संख्या ही सब कुछ होती है, भी जान लीजिएगा। उसने क्या किया, 1350 में 15 दर्जन पेन खरीदा है और 495 रुपए में 5 दर्जन पेन बेचा है। आप लिखो क्रय मूल्य, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आप कुछ बातें मेरी एकदम क्लियर करिए। ऐसे लिखो संख्या और लिखो दाम, यहां क्रय है यहां विक्रय है। आप बातों को समझो। पहले उसने कितनी पेन खरीदी है बोलो, 15 दर्जन। कितनी भैया, 15 दर्जन। कितने में खरीदी है, 1350 में। 15 दर्जन खरीदा है 1350 में। बेचा कितनी पेन है, 5 दर्जन। कितने में बेचा बोलिए,
495 में। आपको लाभ हानि कंफर्म करना, डिफाइन करना बहुत आसान पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि संख्या कंफर्म हो। अब संख्या तो दोनों की अलग अलग है। यहाँ 15 दर्जन पेन लाया है और बेच रहा है केवल 5 दर्जन, तो हम संख्या समान देख ही नहीं रहे। हमारी जिम्मेदारी है ऐसे प्रश्नों में संख्या को समान कर देना। अगर जैसे ही आपने संख्या को समान कर दिया, आप एक एक पेन कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। एक एक दर्जन कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी हालत में अगर आपने संख्या बराबर कर दिया तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ 15 दर्जन खरीदा है और यहाँ 5 ही दर्जन बेच रहा है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो इसको 3 से गुणा कर दे, 15 के बराबर कर दे, तो उसको भी गुणा करना पड़ेगा, या इसको 3 से भाग कर दे, इसको 5 कर दे, इसको भी 3 से भाग करे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 450 कर दे। अब देखो 5 दर्जन खरीदा है, 5 ही दर्जन बेचा है। चाहे 1 दर्जन बना लो, चाहे 15 दर्जन बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। संख्या बराबर कर दो ऐसे के लिए अगर तुलना करनी है तो। अगर संख्या बराबर हो गई तो दाम तुरंत कंपेयर्ड हो जाएंगे। 450 से 495 हो गया। अब इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। कितना फर्क है बोलिए? 45 का। 45 बढ़ा है कितने में? 450 में। तो 45 गुणे 100 बटे आप 450 कर दो। 10 बार गया, यस। 10 से इसको डिवाइड किया, कितना आया? 10%। तो भैया 10% का लाभ है, जो कि लाभ है। देखो यही गलती होती है हमने, देखिए फ्लो ऐसे ही होता है, गलतियां होती है। लाभ है 10% का, हानि नहीं है। नहीं तो हानि भी 10% के नीचे लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो 10% प्रॉफिट होगा इस सौदे में दुकानदार को, जिसने 15 दर्जन पेन को 1350 में खरीदा था और 5 दर्जन पेन को 495 रुपए में बेचा था। इस पूरे व्यवसाय में उसे क्या हो जाएगा? 10% का लाभ होगा। 10% नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यस। समोसा पार्टी कहाँ थी भाई? कौन दिया है? सचिन। चलिए अभी याद आई तुम्हें? आगे बढ़िए। आगे बढ़ता हूं, इस प्रश्न की तरफ आइए। ये भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, सवाल है। जो कर सके इसका सोल्यूशन मुझे बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लाभ हानि का एक स्पष्ट और होता है। यस। जैसे क्या होता है कि आप एक थोक विक्रेता हो, सॉरी थोक नहीं, एक दुकानदार हो। तो दुकानदार क्या करता है? कोशिश करता है कि ज्यादा सामान को कम दाम में खरीद के लाए। तो उसने अगर मान लो कोई एक टॉफियां बेचने वाला, कंचे बेचने वाला दुकानदार है, वह जाता है कहीं से कुछ सामान खरीद के लाता है, तो किसी रेट से ही उसको सामान मिला होगा। और दुकानदार भी, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उस दुकान पर जाएं जहां से वस्तुएं कम दाम में मिलती हैं, वैसे दुकानदार भी अपने थोक विक्रेता कन्फर्म करते हैं। ऐसे थोक विक्रेता का चुनाव करते हैं जहां से उन्हें वस्तुएं कम दाम में मिलती हैं। वो भी एक प्रकार से ग्राहक ही होता है एक समय पर। जब वह सामान खरीदने जाता है तो वह अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने थोक विक्रेता के हिसाब से सामान खरीद के लाता है और फिर उसका राज होता है। फिर वह हमारे साथ अपने वस्तुओं की डील करता है, क्योंकि उसने खुद खरीदा है तो वह तय करेगा कि उसके कितने प्रतिशत का फायदा उसे तय करना है, बनाना है। 140 रुपए में 15 की दर से, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए। एक दुकानदार है जिसने 140 रुपए में 15 की दर से, 15 की दर से मतलब एक फल का मूल्य 15 रुपए था। एक फल का मूल्य 15 रुपए था। 15 की दर से कुछ फल खरीदा। तो आप बता सकते हो कितना फल खरीदा? कंफर्म कर सकते हो ना? यस। और उतने ही फल 120 रुपए में 10 की दर से खरीदा गया। उतना ही फल और खरीदा, जैसे संतरे हैं, केले हैं या सेब है। एक दुकानदार ने क्या किया? 140 रुपए ले जाकर के किसी एक ठेले वाले को दिया और कहा कि तुम 15 वाले जो है हमें केले दे दो, संतरे दे दो, जो भी देना हो दे दो। अब उसने सभी फलों को उठा लिया और 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा। एक दर्जन, भाई कुछ फल की संख्या बहुत सारी है, लेकिन वहां पर रेट डिसाइडेड था, रेट कंफर्म था कि 15 केले 140 में मिलेगा। एक जगह पर, एक दुकान पर 15 केले 140 में मिलते थे, दूसरी दुकान पर 120 केले 10 रुपए में मिलते थे। ठीक है। और उसने कुछ केले, कुछ फल खरीद लिए और ला करके अपने यहां पर क्या कर दिया? 132 रुपए में एक दर्जन अर्थात 12 केले या 12 फल बेचे। और इस पूरे लेन देन में उसके लाभ हानि का परसेंटेज बताना है। जो बता सके बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे, बहुत ही मतलब ज्ञानी होंगे, अच्छे होंगे, उनको नॉलेज होगा, मैं एकदम समझ पाऊंगा। आप ऐसे जब भी प्रश्न देखो, इसके पहले एक जानकारी रख लो। जैसे मान लीजिए हम 200 रुपए लेकर गए, 200 रुपए, और हमको किसी ने कहा कि तुम्हें 8 सामान दूंगा। 200 रुपए में मुझे 8 सामान दे रहा है, 8 सामान दे रहा है। ठीक है। कितने सामान भैया? 8 सामान। तो एक सामान का दाम बताइए कितना होगा? एक सामान का दाम बोलो क्या होगा?
हम 200 रुपये लेकर गए पेन खरीदने के लिए। दुकानदार ने कहा कि ये जो पेन लगी है जिसको तुम खरीदने आए हो, हम 8 पेन दे पाएंगे, तो बताओ एक पेन का दाम क्या होगा। कहोगे तुरंत 200/8 कर दें, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 रुपए में एक पेन मिलेगी। यही हो गया ना। अगर मान लीजिए वहीं पर 200 रुपए में दुकानदार हमसे कहता कि हम तुम्हें 10 पेन देंगे, 10 सामान देंगे, तो इसका मतलब एक पेन का दाम कितना होता, 200/10 होता। इसका मतलब 20 रुपए की एक पेन मिलती। कुल मेरा ये कहने का अर्थ है आप लोगों को कि जब भी कभी आपको रेट पता करना हो, दर, तो आपको कुल दाम बटे संख्या करना होता है, ठीक है। और अगर दाम निकालना होता है तो रेट गुणे संख्या करना होता है। अब जैसे इस प्रश्न को देखिए, 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदा, मतलब 15 फल 140 रुपए में मिलते थे, ऐसे फल खरीदा एक प्रकार से। दूसरी जगह जाकर के 120 रुपए में 10 फल मिलते थे, उन कुछ फलों को खरीदा, सभी फलों को लाया और उसने 10 और 15 की नहीं 12-12 का पैकेट बनाया और एक दर्जन के लिए अपने ग्राहकों से 132 रुपए वसूले। बोलिए उसका परसेंटेज, लाभ प्रतिशत इस पूरे व्यवसाय में क्या होगा। इसका तरीका समझिएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर वह 140 रुपए में 15 फल खरीदता है तो एक फल का दाम बताओ क्या होगा, 140/15 होगा कि नहीं। यस। अगर वह उधर देखिए 120 रुपए में उतने ही फल 120 रुपए में 10 वाले की दर से खरीदता है तो एक फल का दाम यहां क्या रहा होगा। जैसे हमने देखा कि उसने 15 फल खरीदे 140 में, एक फल का दाम, ये अपना क्रय मूल्य है, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य हम निर्धारित कर रहे हैं। हमने कहा हमने 140 रुपए में 15 फल खरीदे हैं, एक फल का दाम 140/15, करेक्ट है। और दूसरी तरफ उतने ही फल हमने और जाकर के 120 रुपए में 10 की दर से खरीद लिया, 120/10 कर दिया। इन सभी फलों को मिलाया और बेचा और कहा कि हम जब बेचते हैं तो हम 132 रुपए लेते हैं 12 के लिए, तो हमने लिखा 132/12, ये कर दिया हमने। थोड़ा अगर आसान करना चाहो तो आसान कर सकते हो, कैसे देखिएगा, जो कटे पटे काट सकते हैं। 5 या 15 होता है, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 28/3 हो जाएगा। एक खत्म कर सकते हैं, 12/1 हो जाएगा। और इसको भी काट सकते हैं तो 12 कितना, 12 1 के 12, 12 1 के 12, 11/1 हो जाएगा। अब इससे क्या करना है, आपको एक संख्या सोचनी है जो कि 3 से 1 से कट जाए, 3 हो गई। अब आपको यहां से हम क्रय मूल्य कंफर्म कर देते हैं, 3 1 के 3 और 28 हो जाएगा केवल। 1 3 3, 12 3 36 हो जाएगा, 1 3 3, 11 3 33 हो जाएगा। मतलब एक का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य, तो कितने का क्रय मूल्य है बोलो, 2 का। ये 2 का क्रय मूल्य है 8 6 14, 3 2 5, 8 6 14, 3 2 5 1 6, 64 रुपए क्रय मूल्य है 2 सामान का। 2 सामान का क्रय मूल्य कितना हो गया, 64 रुपए। और एक सामान का विक्रय मूल्य कितना है, 33 रुपए। ये विक्रय मूल्य है। ये 2 सामान का क्रय मूल्य है 64 और एक सामान का विक्रय मूल्य है 33। तो आप भी चाहो तो इसको एक सामान का बना दो, एक सामान का हो जाएगा 32। एक सामान का क्रय मूल्य 32 है और एक सामान का विक्रय मूल्य 33 है। फायदा कितने का है, एक का। किस पर, 32 पर। 1 गुणे 100 बटे आप 32 कर दो, 4 अठे 32 होता है, 4 25 बार 100 होता है, 8 त्रिक 24, 3 सही 1/8% का लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। कितने लोग कर पाए बोलिए, कौन कौन है। प्रियंका ने किया, वेरी गुड। पंकज ने किया, बहुत बढ़िया। जो किया है मैं आपको सच में बता रहा हूं जी, सच में बता रहा हूं कि बहुत ही शानदार प्रश्न है और यूपी पुलिस एग्जाम में अगर आ गया तो मैं भी गारंटी दे रहा हूं कि चाहे जो जितना पढ़ के गया होगा, 80% लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, ये आपको मैं कंफर्म कर रहा हूं। अगर जिसने कर लिया समझ लो कि अपने में काफी वह एडवांस्ड है, काफी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूं। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। यस, बढ़िया है, आप लीजिए अच्छे से विशांत। हाँ चलो बढ़िया है, प्रैक्टिस लाता हूं। अभी मैं आपको डीआई का शेड्यूल देता हूं, ठीक है, एपी का शेड्यूल देता हूं और क्या कहते हैं 2डी का शेड्यूल देता हूं। बहुत जल्दी सारे शेड्यूल आपको मिल जाएंगे। और अब राहुल इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाने दो। बाकी आपके पास किताब को मैंने बता दिया है जी, किताब कंफर्म कर दिया है। आप सभी लोग उस किताब को जो है, किताब मतलब वो एक प्लान, एक अपनी जो है प्रोसेस थी तैयारी का, और मैंने उस पर समय लिया। आप लोगों ने कई दिनों से हमसे मैसेज किया कि किताब कब आएगी कब आएगी, तो हमने अपडेट कर दिया, किताब आ गई है और किताब अब लगभग 1 हफ्ते के अंदर मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, तो आप किताब ले सकते हैं, बढ़िया किताब है। यस, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो आप कर सके, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, यस, तो अगली क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए, कल फिर मुलाकात होती है सेम समय पर। और
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे, अच्छा लगा, आप लोग का रिस्पॉन्स रहा बढ़िया।